अध्याय 26 बहुसंस्करण अभ्यास। तलवारबाजी के इन 4 सेटों में से प्रत्येक चेन फेई की कीशान तलवार से खराब नहीं है, बल्कि थोड़ा बेहतर भी है। विलय, ग्रीन माउंटेन तलवार और लिफेंग तलवार गायब हो गई और लिशान तलवार का एक सेट दिखाई दिया। सरल बनाए। लीशान तलवार को सरल बनाया जा रहा है। सफलतापूर्वक सरल बनाया गया है। लीशान तलवार कीशान तलवार। जैसा कि चेन फेई ने उम्मीद की थी, सरलीकरण के बाद कीशान तलवार का अभ्यास करने से दक्षता बढ़ सकती है। इसके बाद लीवा अनुभव प्राप्त करने का समय है। जहां तक किंगलिंग दान की रेसिपी का सवाल है, चेन फेई ने इसके बारे में सोचा और डार्क मार्केट में विक्रेताओं से पूछने का फैसला किया। दिन के समय चेन फेई हमेशा की तरह बेचेंग मेडिकल क्लिनिक गया। अब जब सुनशु को कुछ हो गया है, तो चेन फेई बेचेंग मेडिकल क्लिनिक में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है। अगर कोई और होता जिसे सत्ता की तीव्र इच्छा होती, तो उसे शायद इस समय लोगों का दिल जीतना पड़ता और अपनी टीम का विकास करना पड़ता। लेकिन चेन फेई को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि चेन फेई जानता है कि टीम टीम के अधीन है या नहीं। जब तक झांग परिवार एक शब्द बनाता है, तब तक सब कुछ उलट हो सकता है। अंतिम विश्लेषण में चिकित्सा केंद्र झांग परिवार का है और झांग परिवार का ही अंतिम निर्णय है कि यहाँ का स्वरूप कैसा होगा। लियू जून ने आगे बढ़कर चेन फेई का गर्मजोशी से अभिवादन किया। चेन फेई ने एक पल सोचा और लियू जून के लिए अपनी स्थिति बदल ली। यह एक छोटी पदोन्नति है, कम काम और अधिक पैसा। चेन फेई को अभी भी यह अधिकार है। धन्यवाद मैनेजर चेन। लियू जून का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उसने चेन फेई को प्रणाम किया। उसके आसपास के लोग भी उसे ईर्ष्या से देखने लगे। उनके विचार में चेन फेई का अनुसरण करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में लियू जून शायद भविष्य में प्रसिद्ध हो जाएंगे। चेन फेई ने प्रोत्साहन दिखाने के लिए लियू जून के कंधे पर थपथपाया और फिर क्यूई और रक्त की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कीमिया कक्ष में लौट आया। काओ हुआन दान की दक्षता जोचेन के करीब है। चेन फेई आज इसे सुधारने की योजना बना रही है। उसके बाद खाली समय का उपयोग अन्य अभ्यासों के लिए किया जा सकता है। अपनी पूरी ताकत से इसे निखारने के बाद शाम को चेन फेई के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान दिखी। कीमिया घास की वापसी। कीमिया महान पूर्णता। मेडिकल सेंटर को सभी परिष्कृत क्यूई और रक्त की गोलियां बेचने दे। संचय की हालिया अवधि के बाद चेन फेई ने जानबूझकर जोचेन क्यूई और रक्त की गोली का प्रदर्शन किया है। एक तो अपनी प्रतिभा दिखाना है और दूसरा वर्तमान क्यूई और रक्त की गोली है, जो अब चेन फेई के लिए उपयोगी नहीं है। जहां तक इसे बेचने के लिए विशेष रूप से डार्क मार्केट में ले जाने की बात है। ज्यादातर लोग यहां सिर्फ मौज मस्ती के लिए बुनियादी चीट और उन्नत अभ्यास खरीदते हैं, बस अपनी बोरियत दूर करने के लिए। टी डेफिंग आमतौर पर ऐसा ही होता है और कभी कभी इन गुप्त पुस्तकों को पढ़ता है। यदि आप वास्तव में इसका अभ्यास करें, तो क्या आपको लगता है कि आप अधिक समय तक जीवित रहेंगे? मुझे तो बस यही लगता है कि इसमें लिखे कुछ शब्द काफी तर्कसंगत हैं, चेन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इसे आराम से ले सकते हैं, ची डेफिंग ने स्टाल में इधर उधर टटोलते हुए कहा और फिर चेन फेई के पास अभ्यास की एक किताब ले गया। चेन फेई ने अपना सिर नीचे किया और थंडर तलवार जिनको टिप्पणी करते देखा। चेन फेई के मुंह से मुस्कुराहट निकल गई। कौन इतना बोरिंग था कि उसने एनोटेड संस्करण भी बना दिया? क्या इसका कोई और संस्करण भी है? चेन फेई ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, थंडर स्वॉर्ड स्ट्रेंथ ज़ियान्यून स्वॉर्ड संप्रदाय का शीर्ष परिचयात्मक कौशल है और बहुत से लोग इसके लिए तरस रहे हैं। क्या आप अन्य संस्करण चाहते हैं? ची डेफिंग ने चेन फेई को अजीब तरह से देखा। क्या यह आदमी वास्तव में अभ्यास नहीं कर रहा है और अब वो बेहोश है? वो खुद से पूरी थंडर स्वॉर्ड पावर को एक साथ जोड़ने की योजना बना रहा है? आपके पास कई संस्करण हैं, वे सभी मुझे दे दीजिए। चेन फेई ने सिर हिलाया। यद्यपि प्रत्येक गुप्त पुस्तक की विशिष्ट विषय वस्तु को सरल बनाना असंभव है, फिर भी यदि पुस्तकें बहुत अधिक हो तो अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। ची डेफिंग ने मना नहीं किया। उसने किताबों की दुकान के आसपास खोजबीन की और फिर से घर लौटकर भी खोजबीन की। फिर उसने 1 दर्जन गुप्त किताबें ली और उन्हें चेन फेई के सामने रख दिया। मूलतः यही बात है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें सस्ते में बेच दूंगा। बिना पैसे कमाए पैसा कमाना ची डेफिंग का चरित्र नहीं है। अगर चेन फेई चाहता तो ची डेफिंग स्वाभाविक रूप से उसे दे देता। ठीक है, धन्यवाद। चेन फेई ने गुप्त पुस्तक को पैकेज में भर दिया, थोड़ी देर के लिए मोलभाव किया और कुछ चांदी के टैल नीचे रख दिए। ये ठीक लगता है, लेकिन वास्तव में अभ्यास मत करो, चेन फेई को देखते हुए ची डेफिंग ने कहा। चेन फेई मुस्कुराया और हाथ हिलाया, मुड़ा और अंधेरे बाजार से बाहर चला गया। कुछ देर बाद चेन फेई अपने आंगन में आया और उसने पैकेज में रखी फसल को देखा। वहां बहुत सारी चीजें थी और चेन फेई को लगा कि उसका समय थोड़ा कम है। तलवारबाजी को एकीकृत और अभ्यास किया जाना चाहिए और जिंक्सुआन जिन को परिपूर्ण किया जाना चाहिए और फिर सभी प्रकार के जिंक्सुआन जिंगजिंग को एकीकृत किया जाना चाहिए। कीगलिंग डैन की बहाली भी है, जिसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। अध्याय 27 बल। अध्याय 27 बल। अध्याय 27 उत्पीड़न। लाइट स्पिरिट पिल को बहाल करना थोड़ा मुश्किल है। हाल ही में मैं व्यायाम का अभ्यास करने और पूरक के रूप में गोली नुस्खा बहाल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। चेन फेई ने एक पल सोचा और डैनफेंग के मामले को अंत तक टाल दिया। इसलिए नहीं कि यह मामला महत्वहीन है, बल्कि इसलिए कि यह सबसे कठिन है। ताकत के सुधार के लिए तीनों एक ही स्थिति में है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत स्पष्ट है कि कैसे चुनना है। समय आराम से बीतता गया। चेन फेई दिन में मेडिकल सेंटर में अमृत को परिष्कृत कर रहा था, लेकिन शोधन की संख्या बहुत कम थी। क्यूई और रक्त अमृत के केवल कुछ बैचों के बाद चेन फेई रुक जाता था। अगला कदम अमर मार्गदर्शन की दक्षता में सुधार करना है, क्योंकि यह चेन फेई की ताकत में सुधार करने का सबसे स्पष्ट तरीका है। जब तक अमर मार्गदर्शन महान पूर्णता तक पहुंचता है, चेन फेई की अंतिम चाल पूरी हो जाएगी। सौभाग्य से उंगली से टैप करना वास्तव में सरल है और परीक्षण केवल हाथ की गति का मामला है। केवल 2 दिनों में चेन फेई ने अमर मार्गदर्शन में महारत हासिल कर ली। कौशल अमर मार्गदर्शक दिजोचेन। धन्यवाद। आंगन में एक तलवार की ऊर्जा चमक उठी और चुपचाप चट्टानी जगह में एक छेद दिखाई दिया। चेन फेई ने शांति से अपनी तलवार म्यान में रखी, आगे बढ़ा और चट्टानी जगह में छेद को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
मैनेजर चेन, क्या आप यहाँ हैं? मैनेजर चेन। दरवाजे के बाहर लियू जून की आवाज सुनाई दी। चेन फेई ने अजीब तरह से दरवाजा खोला और देखा कि लियू जून बाहर हाँफ रहा था। अस्पताल में क्या हुआ? क्योंकि वो अमर मार्गदर्शन की तलवार तकनीक का परीक्षण करना चाहता था, चेन फेई जानबूझकर आज चिकित्सा क्लिनिक नहीं गया। चिकित्सा केंद्र के नए प्रबंधक ने कार्यभार संभाल लिया है और अब सभी को चिकित्सा केंद्र जाना अनिवार्य है। लियू जुन ने चेन फेई की ओर देखा और फुसफुसाया, पहले ज्यादातर लोगों को लगता था कि बेचेंग मेडिकल सेंटर के मैनेजर का पद चेन फेई को मिलेगा। आखिरकार उन्होंने सुना था कि चेन फेई का रिश्ता झांग सीनान से आया था, जो झांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही दिनों में एक नया प्रबंधक आ गया और चेन फेई को पदोन्नत नहीं किया गया। लियू जून को लगा कि चेन फेई इस समय बहुत क्रोधित होगा, लेकिन चेन फेई के चेहरे को देखकर वो बहुत शांत था। बेशक ये शांत है, झांग परिवार किंग लिंग दान के नुस्खे पर चूक कर सकता है। बेचेंग मेडिकल सेंटर के प्रबंधक का पद चेन फेई के पास कैसे आ सकता है? और चेन फेई को मैनेजर का पद पसंद नहीं है। पैसे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं। अब ये स्थिति चेन फेई की इच्छाओं के ज्यादा अनुरूप है। चलो चले और नए प्रबंधक से मिले। झांग यूजिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, पहले से ही थोड़ा अधीर। तो मुझे बताओ, आप हर दिन अमृत की कितनी भट्टियां परिष्कृत कर सकते हैं? कल से मैं क्यूई और रक्त गोलियों की 5 भट्टियों को परिष्कृत करने का प्रयास करूंगा। अभी से बस एक भट्टी और। झांग यूजिन की गति ने तुरंत चेन फेई पर दबाव डाला। झांग यूजिन बहुत बूढ़ी नहीं है, लेकिन अपने परिवार की ताकत पर भरोसा करते हुए वो पहले से ही हड्डी बनाने के क्षेत्र में पहुंच चुकी है। मैं जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करूंगी और अधिक अमृत को परिष्कृत करूंगी, चेन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग यूजिन ने कुछ नहीं कहा और चेन फेई को घूरता रहा। चेन फेई ने इसे टाला नहीं और झांग यूजिन की ओर देखा। बहुत बढ़िया, आज अपना निर्णय याद रखें। झांग यूजिन ने ठंडी सांस ली, मुड़कर चला गया। शान जियांग ने भी चेन फेई को घूरकर देखा और झांग यूजिन के नक्शे कदम पर चल पड़ा। मैनेजर चेन लियू जून ने झांग यूजिन को जाते हुए देखा और कुछ चिंता के साथ आगे बढ़ा। नए मैनेजर के आने के पहले दिन ही उसके साथ टकराव हो गया था। क्या ये थोड़ा बुरा नहीं है? चेन फेई ने लियू जून के कंधे पर थपथपाया और अपने कीमिया कक्ष की ओर चल दिया। झांग यूजिन के पास पदभार ग्रहण करने के बाद 3 काम है और जाहिर है कि पहला काम चेन फेई पर हमला करना है। अगर चेन फेई वास्तव में सहमत हो जाता है तो समय पूरी तरह से संकुचित होने की बात तो दूर, चेन फेई के पास अपनी चीजें करने की ऊर्जा नहीं होगी। झांग यूजिन भविष्य में चेन फेई के लिए और अधिक काम की व्यवस्था करेंगे। हालांकि चेन फेई डिप्टी मैनेजर है, लेकिन उसकी नींव वास्तव में बहुत उथली है। दूसरों को लगा कि वो झांग सीनान पर निर्भर है, लेकिन झांग सीनान ने उसे कभी अपना नहीं माना। इसके विपरीत झांग यूजिन झांग सीनान का असली रिश्तेदार है। जब तक झांग यूजिन चेन फेई को संभालता है, तब तक मेडिकल क्लिनिक के अन्य लोग देखेंगे कि चेन फेई भी कितना आज्ञाकारी है। वे काम में योगदान न देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? चेन फेई अब सीधे झांग यूजिन के हाथों में एक उपकरण बन गया है, बेचेंग मेडिकल क्लिनिक को सुधारने का एक उपकरण। तो चेन फेई इतना असहयोगी है, मैं लौटने के बाद निश्चित रूप से सबसे बड़ी महिला को इसकी रिपोर्ट करूंगा, शान जियांग ने असंतुष्ट होकर कहा। इस तरह की बात के लिए सीनान को क्यों परेशान किया जाए? झांग यूजिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर चेन फेई सीधे मना कर देता है तो भी मैं एक पुरुष के रूप में उसका सम्मान कर सकती हूँ। इस तरह का बहाना एक महिला से भी बदतर है, लेकिन मैं उसे नीची नजर से देखती हूँ। शान जियांग खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। चेन फेई में व्यक्तिगत रूप से मना करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? उसे शायद झांग यूजिन द्वारा थप्पड़ मारा जाने वाला था। आखिरकार वो केवल त्वचा प्रशिक्षण क्षेत्र में था। अध्याय 28 ट्रेस अध्याय 28 निशान अध्याय 28 निशान। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। चेन फेई ने दिन में झांग यूजिन से मिलने की कोशिश नहीं की। क्यूई और रक्त की गोलियों की 5 भट्टियों को परिष्कृत करने के बाद चेन फेई जिंगसुआन जिन का अभ्यास करना शुरू कर देगा। जिंगसुआन जिन महान पूर्णता से बहुत दूर नहीं है। चेन फेई हाल ही में अपनी दक्षता में गंभीरता से सुधार कर रहा है। अब वो अंततः महान पूर्णता की स्थिति तक पहुंच गया है। कीमिया कक्ष में चेन फेई ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मोटी हवा की सांस छोड़ी। मूल फेंगिक्सुआन श्वास विधि की तुलना में जिंगसुआन जिन अकेले अब हर दिन 17 अंक की साधना प्रगति देता है, जो लगभग 2 गुना है। चेन फेई ने धीमी आवाज में कहा, यह सिर्फ जिंगजी जुए का सम्मेलन है, क्या होगा अगर यह पूरी थंडर तलवार शक्ति है? चेन फेई ने अपनी लार निगल ली, ये सोचते हुए कि क्या दर्जनों नकली थंडर स्वॉर्ड पॉवर्स चेन फेई को थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकते हैं। हालांकि चेन फेई के पास अब उन गुप्त पुस्तकों को प्राप्त करने का समय नहीं है। आखिरकार अभी भी तलवारबाजी है जिसे अभी तक एकीकृत नहीं किया गया है। बहुत खूब। अचानक अस्पताल के बाहर से शोरगुल की आवाज आई, जिसमें लोगों की दहाड़ भी शामिल थी। चेन फेई अजीब तरीके से कीमिया कक्ष से बाहर निकला और मेडिकल सेंटर के बाहर आ गया। उसने देखा कि शरणार्थी दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। चेन फेई ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, क्या ये शरणार्थी शहर में प्रवेश कर सकते हैं? इससे पहले पिंगिन काउंटी की काउंटी सरकार ने इन शरणार्थियों को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें पूरे पिंगिन काउंटी की स्थिरता को प्रभावित करने का डर था। केवल वे शरणार्थी ही शहर के गेट से गुजर सकते थे जो नौकरी पेशा थे। अस्पताल में अब कई सहायक हैं जो उन शरणार्थियों में से भर्ती किए गए हैं। उन्हें दिया जाने वाला वेतन चेन फेई के वेतन से बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन शरणार्थियों पर बहुत दबाव है। आखिरकार शहर में प्रवेश करके ही उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सकता है, अन्यथा शहर के बाहर वे कभी भी मर सकते हैं। चेन फेई ने लियू जून की ओर देखा। लियू जून तुरंत समझ गया और खबर के बारे में पूछताछ करने के लिए जल्दी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद लियू जून वापस आ गया। पिछले 2 दिनों में शहर के बाहर कुछ अजीब हुआ। दर्जनों शरणार्थी रातों रात मर गए। हमारे पास शहर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काउंटी सरकार ने शहर के दरवाजे खोल दिए और इन शरणार्थियों को बेचेंग में बसाया। अजीबोगरीब बात करें तो लियू जून की गर्दन सिकुड़ गई। आम लोगों के सामने ऐसी बातें एक मृत शब्द होती है।
लियू जून एक साधारण व्यक्ति है जिसके पास कोई साधना नहीं है। ऐसी बातें सुनकर वो कैसे नहीं डरता। काउंटी सरकार ने इन शरणार्थियों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, सिवाय इस डर के कि बहुत से लोग मर जाएंगे और इन शरणार्थियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर देंगे। मुझे और भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि यह अजीब व्यक्ति लोगों को मारना जारी रखेगा और अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां कोई अंत नहीं है। लोग अभ्यास के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं और विचित्रता से प्रभावित होकर वे विकसित हो सकते हैं। चेन फेई थोड़ा असहाय है। ची डेफन को नहीं पता कि वो हाल ही में चेन फेई के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है या नहीं। हर बार औषधीय पदार्थों में छुट्टी होती है, बहुत से नहीं, बस कुछ ही, जैसे कि वे चाहते थे कि चेन फेई उसे एक बार मुक्का मारे। हालांकि चेन फेई ने पहले ही काहुआन दान का अभ्यास पूर्णता के स्तर तक कर लिया है। वो इन औषधीय जड़ी बूटियों की विभिन्न विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वो गलतियां कर सके। चेन फेई ने जब देखा कि ची डेफन का समझाने का कोई इरादा नहीं है तो वो हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह जिद का आखिरी संकेत है? लकड़ी के घर से निकलकर चेन फेई अंधेरे बाजार से निकलने ही वाला था कि उसने ऊपर देखा और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। चेन फेई के कदम कुछ देर के लिए रुके बिना नहीं रह सके, लेकिन तुरंत ही चेन फेई स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता रहा। ये वे डाकू हैं। एक स्टॉल के सामने रुककर चेन फेई ने कुछ लेने का नाटक किया, लेकिन उसका ध्यान दाईं ओर केंद्रित था। अंधेरे बाजार में ज्यादातर लोग अपना असली चेहरा छिपाते हैं। डाकू भी इसका अपवाद नहीं थे। वे भी अपना भेष बदलने के लिए छद्म तकनीक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस डाकू के लिए यह भेष किसी और को बनाना चाहिए था। चेन फेई के भेष कौशल बहुत पहले से ही परिपूर्ण है, इसलिए वो आसानी से खामियों को देख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेन फेई इस डाकू से बहुत प्रभावित था, क्योंकि यह वो था जिसने पुलियाओं को पकड़ने के बाद उसके पैर को लात मारकर उखाड़ दिया था। उस समय चेन फेई ने अवचेतन रूप से डाकू को कुछ और बार देखा और उसे याद किया। वे सचमुच यहाँ है। कल रात जो कुछ हुआ संभवतः वे ही है। डाकू के जाने से पहले चेन फेई आधे घंटे से अधिक समय तक अंधेरे बाजार में घूमता रहा और चेन फेई बहुत पीछे रह गया। चेन फेई के वर्तमान शारीरिक कौशल सामान्य हड्डी बनाने वाले क्षेत्र के लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। ये पहाड़ी डाकू चेन फेई के समान स्तर का है। हालांकि वो बहुत सतर्क था, फिर भी चेन फेई ने पता लगा लिया कि वो कहाँ रहता है। न केवल निवास, बल्कि आदमी ने अपना हुड और टोपी भी बीच में ही उतार दिया और चेन फेई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अब वो कैसा दिख रहा था। ऐसा लगता है कि वो हाल ही में शहर में इसी रूप में घूम रहा है। चेन फेई ने दूर से उस आदमी के रूप को थोड़ा पहचाना और फिर गायब हो गया। पिंगियन काउंटी में रात हो चुकी है, लेकिन काउंटी सरकार का दफ्तर अभी भी मामले पर काम कर रहा है। अगर कल रात जो हुआ वो शहर में होता रहा तो पिंगियन काउंटी में बदलाव आना तय है। चेन फेई दूरी पर खड़ा था। उसने अपने हाथ में पत्थर हिलाया और जोर से फेंका और पत्थर काउंटी के सरकारी कार्यालय की ओर उड़ गया। चेन फेई का चेहरा कांप उठा और वो मौके से गायब हो गया। चेन फेई ने वो सब कर लिया है जो वो कर सकता था, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि काउंटी सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है। अध्याय 29 अमर मार्गदर्शन मार्ग। अध्याय 29 अमर मार्ग दिखाता है। अध्याय 29 अमर मार्ग दिखाता है। पूरे दिन पिंगियन काउंटी में सब कुछ शांत रहा। चेन फेई थोड़ा उलझन में था। क्या काउंटी सरकार के लोगों को उसके संदेश पर विश्वास नहीं था? ये संभव है। आखिरकार इस तरह के चालाक तरीके से लोगों का भरोसा जीतना मुश्किल है, लेकिन कम से कम काउंटी सरकार को जांच के लिए किसी को भेजना चाहिए। यदि आप वास्तव में सावधानीपूर्वक जांच करें तो आपको अभी भी कुछ सुराग मिल सकते हैं। दिन के दौरान चेन फेई ने लिशान तलवार का अभ्यास किया और कभी कभी खुद को बदलने के लिए किंगलिंग गोली के नुस्खे का अध्ययन किया। ये कहना कि ची डेफिंग से मुझे जो प्रकाश अमृत मिला है उसका सूत्र बकवास है, थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन अगर कोई मूल्य है तो वो बहुत कम है जो देखा जा सकता है। सौभाग्य से चेन फेई के पास एक पैनल है। इस किंगलिंग दान की विधि को सरल बनाने के बाद उसे किंगलिंग दान के लिए कीमिया तकनीकों का एक सेट मिला। प्रत्येक प्रकार के अमृत को परिष्कृत करते समय कई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस समय कीमिया भट्टी में परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए कीमिया तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसलिए किंगलिंग दान के लिए कीमिया तकनीक का ये सेट अभी भी चेन फेई के लिए मददगार है, लेकिन इसके बाद चेन फेई को कीली गोली के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री निकालने के लिए चेन फेई पर निर्भर रहना होगा। चेन फेई कुछ और ऐसी ही दवाएं खरीदने के बारे में सोच रहा था, उन्हें सरल बनाने की कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि क्या वो उनमें कुछ और चीजें जोड़ सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि गुप्त मैनुअल और अमृत व्यंजनों की तुलना में बहुत कम लोग उनके लिए उपयुक्त है, और ऐसे कोई कीमियागर नहीं है जो ऐसे अकथनीय अमृत व्यंजनों को खरीदेंगे। बिना व्यवसाय के स्वाभाविक रूप से कोई भी इतना उब नहीं जाएगा कि नुस्खे संकलित करे। व्यायाम पर उन गुप्त पुस्तकों का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन गोलियों के नुस्खे जैसी उबाऊ चीज भी ऊब को दूर नहीं कर सकती। इसलिए जब चेन फेई तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था तो वो तैयार कीली गोली निकालता और औषधीय पदार्थों की संरचना का विश्लेषण करता। कभी कभी मैं प्रभाव देखने के लिए इसे कुछ भट्टियों में परिष्कृत करूंगा। जैसे ही रात हुई, चेन फेई उस आंगन में अभ्यास कर रहा था जहां वह रहता था। यह आंगन अब पहले जैसा नहीं रहा और वो निवास स्थान सन शू को पता है। सन शू को अभी भी नहीं पता कि वो अब कहाँ है। अगर चेन फेई हर समय चौकन्ना नहीं रहना चाहता तो चिंता से बचने के लिए कहीं और रहना बेहतर होगा। चेन फेई ने एक लंबी तलवार पकड़ी और आंगन में इधर उधर घूम रहा था। तलवार की रोशनी टिमटिमा रही थी और तलवार की ऊर्जा धीरे धीरे उसके चारों ओर फैल रही थी। मारना। अचानक दूर से एक आवाज आई। चेन फेई खुद को रोक नहीं सका और अपना सिर दक्षिण पूर्व की ओर देखने लगा, जहां आसमान में आग की लपटें उठ रही थी। चेन फेई की भौहें थोड़ी सी उठी। वो दिशा वो नहीं थी जहां डाकू छिपे हुए थे। ऐसा लगता है कि काउंटी सरकार की ओर से किसी ने कार्रवाई की है। चेन फेई ने दूर से आग को देखा और बीच बीच में लड़ाई की आवाजें आती रहीं। हालांकि यह रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन चेन फेई उसमें क्रूरता सुन सकता था। दूर दूर तक फैली आग को छोड़कर रास्ते में पड़ने वाले सभी घरों की लाइटें बुझ चुकी थीं। जाहिर है
वहां की हलचल ने कई आम लोगों को डरा दिया था और वे इस समय जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हथियारों की टकराने की आवाज आई और चेन फेई ने बल के कारण एक कदम पीछे हट लिया। जैसे ही जियान लियांग उसका पीछा करने वाला था, चेन फेई की लंबी तलवार पहले ही उसके चेहरे पर जा लगी थी। धन्यवाद। एक तलवार की ऊर्जा प्रवाहित हुई, जियान लियांग के गाल पर एक छेद दिखाई दिया और बालों की कुछ लंटें ऊपर तैरने लगी। जियान लियांग की आंखों में सदमे का भाव था। वो अभी इस तलवार की ऊर्जा से लगभग छेदा जाने वाला था। अगर उसने आखिरी क्षण में कुछ गड़बड़ होने पर ध्यान नहीं दिया होता और जल्दी से उसे टाला नहीं होता तो वो इस क्षण मर चुका होता। दूसरों से डरना परम चिड़चिड़ापन है जो चींटी आसानी से गला घोटकर मार सकती थी। उसने पहले तो अपनी दया के कारण दूसरे व्यक्ति की जान बख्श दी, अब जब वो लगभग मारा ही जा रहा था तो जियान लियांग इसे कैसे सहन कर सकता था। मेरे लिए मरो। एक दहाड़ के साथ जियान लियांग के माथे पर नसें उभर आईं और उसके हाथ में ब्लेड एक नीली समुद्री लहर में बदल गया जो चेन फेई की ओर दहाड़ती हुई आ रही थी। कैंग। एक दबी हुई आवाज के साथ उसके सामने रखी तलवार चेन फेई की छाती पर लगी। चेन फेई का पूरा शरीर आंगन की दीवार से टकराया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। मैं एक ही ब्लेड से तुम्हारा सारा मांस और खून छील लूंगा। जियान लियांग की आंखें लाल थीं और उसकी ऊर्जा और रक्त चरम पर था। कुछ ही कदमों में वो चेन फेई के सामने पहुंच गया। लंबा चाकू फिर से गिर गया और लहरों की आवाज हवा में गूंजने लगी। तलवार की ऊर्जा हर जगह है। चेन फेई अचानक जोर से चिल्लाया और ब्लेड पर तलवार की ऊर्जा का एक निशान दिखाई दिया। जियान की अंतरात्मा ने कड़ा रुख अपनाया। उसने अभी अभी चेन फेई की तलवार ऊर्जा के बारे में सोचा। अब जब उसने ऐसी दबंग तलवार चाल का नाम सुना तो उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार थोड़ी धीमी हो गई। अगर कुछ भी होता है तो जियान लियांग तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। ओह, तलवार की कोई ऊर्जा नहीं थी। चेन फेई ने अपने दाहिने पैर पर कदम रखा और वो व्यक्ति आंगन की दीवार पर दिखाई दिया। अगले ही पल चेन फेई पहले से ही दूरी में भाग रहा था। जियान लियांग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसे पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। पहले से ही गुस्से में उसकी मनस्थिति ने उसके बचाव को तोड़ दिया। उसकी ऊर्जा और खून उबलने लगा और वह अपने रोम छिद्रों से खून की बूंदें भी रिसती हुई देख सकता था। जियान लियांग का शरीर तेजी से बाहर आया और कुछ ही कदमों में वो चेन फेई के पीछे आ पहुंचा। मेरे लिए मरो। जियान लियांग ने ब्लेड को ऊपर उठाया और उसे नीचे लाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमक उठी। पास से गुजरता हुआ सफेद घोड़ा मानो कोई अमर देवता रास्ता दिखा रहा हो। अध्याय 30 क्राफ्ट पेपर। अध्याय 30 क्राफ्ट पेपर। अध्याय 30 क्राफ्ट पेपर। जियान की अंतरात्मा ठंडी पड़ गई और उसके शरीर ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि बहुत देर हो चुकी थी। ये तलवार इतनी तेज थी कि लोग केवल तलवार की रोशनी ही देख पाते थे। चेन फेई की ताकत और प्रतिक्रिया मांस प्रशिक्षण के स्तर पर सबसे अच्छी है, लेकिन उसकी तलवार कौशल मजबूत है, विशेष रूप से उसकी तलवार ऊर्जा, जो और भी अधिक आश्चर्यजनक है। लेकिन इस बिंदु तक ये पहले से ही आकाश के शीर्ष पर होना चाहिए। चेन फेई में ऐसी तलवारबाजी कैसे दिखाई दे सकती है? इस तरह की तलवारबाजी पिंगियन काउंटी जैसी जगह में नहीं दिखाई देनी चाहिए। यहाँ तक कि पिंगियन काउंटी के कुलीन परिवारों को भी ऐसी विरासत नहीं मिल सकती। धन्यवाद। जियान लियांग की छाती पर खून का एक छेद था जो आगे से पीछे तक घुस गया था। हालांकि यह बड़ा नहीं था, लेकिन यह चोट जानलेवा होने के लिए पर्याप्त थी। जियान लियांग का आक्रामक हमला अनायास ही कमजोर पड़ गया और वह दीवार से गिरकर जमीन पर गिर गया। ये कैसी तलवारबाजी है? जियान लियांग ने चेन फेई को देखने के लिए बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और देखा कि चेन फेई एक भावहीन चेहरे के साथ जियान लियांग के सामने प्रकट हुआ और उसने तलवार से जियान लियांग के सिर पर वार कर दिया। जियान लियांग की आस्तीन से अचानक 3 छिपे हुए हथियार निकल आए। चेन फेई ने अपनी तलवार घुमाई और छिपे हुए हथियारों को नीचे गिरा दिया। उसने पाया कि जियान लियांग हताश होकर दूर की ओर भाग रहा था। चेन फेई के पैर चमक उठे और वो कुछ ही कदमों में जियान लियांग के बराबर पहुंच गया। जियान लियांग ने अपने पीछे हलचल महसूस की और अपने दिल में कड़वाहट महसूस की। बस अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए विलंबित करना चाहता था ताकि मैं छिपे हुए हथियार को बाहर निकाल सकूं। अप्रत्याशित रूप से चेन फेई इस चाल को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा और बिना कुछ कहे उसे मार देगा। यह उस तरह का निर्णय नहीं है जो एक छोटे कीमियागर को लेना चाहिए। ये बस कुछ पुराने जियागो की तुलना में अधिक स्थिर है। आखिरकार जब लोग जीतने वाले होते हैं तो वे अनिवार्य रूप से आराम करेंगे और यहाँ तक कि आत्मसंतुष्ट भी हो जाएंगे। लेकिन चेन फेई ऐसा नहीं करता। वो बस पहले लोगों को मारना चाहता है। मेरी जान बख्श दो, जो भी शर्त हो मांग लो। जियान लियांग जोर से चिल्लाया, लेकिन वो चेन फेई की तलवार का इंतजार कर रहा था जो उसके गले में घुस गई। हालांकि जियान लियांग ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहा। चेन फेई ने अपनी लंबी तलवार निकाली और जियान लियांग कमजोर होकर सड़क के किनारे लुढ़क गया। अपनी आंखों में अत्यंत गहरी नाराजगी के साथ चेन फेई को घूर रहा था। चेन फेई ने बिना किसी डर या झिझक के उसकी ओर देखा। जो लोग मारते हैं उन्हें हमेशा मार दिया जाना चाहिए। ये चेन फेई का दर्शन है और वो निश्चित रूप से इस दर्शन को लागू करेगा। जब जियान लियांग जीवित था तब भी चेन फेई को डर नहीं लगा। अब जब वो मरने वाला था तो वो अपनी आंखों से चेन फेई के साथ क्या कर सकता था? जियान लियांग ने अपनी उंगली उठाई और चेन फेई की ओर इशारा किया, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसका कमजोर सिर एक तरफ गिर गया और वो पूरी तरह से मर गया। चेन फेई ने आगे बढ़कर जियान लियांग के सामान की तलाशी ली। चेन फेई ने दोनों पैरों से छज्जे पर कदम रखा और टाइलें क्षतिग्रस्त नहीं हुई। चेन फेई अभी भी कुछ मीटर दौड़ सकता था। इस तरह की हरकत तकनीक 90% से अधिक हड्डी बनाने वाले योद्धाओं को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त है। इस समय डाकू पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन वे दूर होते जा रहे हैं। लिंग हानजुन की आंखें लाल थीं और वो चेन फिशिंग को फाड़ देना चाहता था, लेकिन वो केवल देख सकता था क्योंकि दोनों पक्षों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे तुम दुनिया में कहीं भी रहो। लिंग हानजुन गुस्से से दहाड़ा, पलटा और दूसरी जगहों की ओर भाग गया। यदि आप इसका पालन करते हैं तो कोई बड़ा परिणाम नहीं होगा, लेकिन उसके हाथ के नीचे लोगों से दूर दफन हो जाएगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग हेंजुन कितना अनिच्छुक था, वो केवल पहले ये सांस ले सकता था। चेन फेई ने अपने पीछे सांस के गायब होने का एहसास किया, एक पल के लिए सोचा और एक गली में उतर गया। उसका चेहरा तेजी से बदल गया और उसका कद भी उसी समय छोटा हो गया। एक क्षण बाद एक अन्य गली में चेन फेई बाहर निकली और उस स्थान की ओर दौड़ी जहां लिंग हांजुन गायब हो गया था। जब तक इन डाकुओं का सफाया नहीं हो जाता, पिंगियन काउंटी में कभी शांति नहीं होगी। चेन फेई को अब जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है समय। जब तक पर्याप्त स्थिर समय है, चेन फेई की ताकत में सुधार जारी रहेगा। आजकल अस्थि हत्या और फोर्जिंग क्षेत्र में आपको अभी भी मार्गदर्शन के लिए अमल पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। जब चेन फेई बड़ा होकर हड्डी बनाने के क्षेत्र में पहुंचेगा तो इन लोगों को फिर से मारने की क्या जरूरत थी। अपने फायदे के लिए चेन फेई इन डाकुओं को पिंगियन काउंटी से गायब कर देना चाहता था। बहुत पीछे रह गए, लेकिन एक पल के बाद चेन फेई ने डाकुओं का पता लगाना छोड़ दिया। मैं अपने आप को कुछ हद तक अधिक आंक रहा हूँ। कीमिया कक्ष वाले आंगन में वापस आकर चेन फेई छज्जे के नीचे बैठ गया और तारों को देखने लगा। पिछली बार अंधेरे बाजार में मैं डाकुओं के समूह का पीछा करने में सफल रहा था क्योंकि मैं सावधान था लेकिन सावधान नहीं था। लेकिन आज उन डाकुओं को पता था कि उनका शिकार किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उनसे बचने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। शारीरिक कौशल में श्रेष्ठ होने के अलावा चेन फेई वास्तव में दृष्टि और ट्रैकिंग क्षमता के मामले में औसत दर्जे का है। अगर इसे पूंछ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता तो डाकू बहुत पहले ही सरकारी अधिकारियों द्वारा पकड़े जा चुके होते। क्या आप अपनी दृष्टि या ट्रैकिंग को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम पर कोई पुस्तक खोज रहे हैं? चेन फेई थोड़ा उत्साहित था, लेकिन जब उसने अपने हाथों में अव्यवस्थित कार्यों के बारे में सोचा तो चेन फेई मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भर रहा था। समय के संदर्भ में चेन फेई वास्तव में निचोड़ा हुआ था। इस मामले की योजना बाद में ही बनाई जा सकेगी जब मेरे पास थोड़ा खाली समय होगा। चेन फेई ने जियान लियांग का मनी बैग निकाला और उसे खोला। उसे थोड़ी निराशा हुई। अनुमान है कि चोरी की गई सारी चांदी कहीं और छिपाई गई थी। इस पर्स में सिर्फ दर्जनों चांदी के टूटे हुए टुकड़े थे। अगर यह पहले होता तो चेन फेई शायद खुश होती, लेकिन अब जब कीमिया सफल हो गई है तो चेन फेई इन दर्जनों टैलों से संतुष्ट नहीं हो सकती। चेन फेई ने पैसों की थैली को आग में फेंक कर जला दिया और चमड़े को खोल दिया। अध्याय 31 जैन लोगजियांग। अध्याय 31 जैन लोगजियांग। अध्याय 31 ड्रैगन हाथी का दमन। गाय का चमड़ा बहुत पुराना होगा और इसे अनगिनत लोगों ने छुआ होगा, जिससे ये बहुत चिकना दिखाई देता है, लेकिन फिर भी गाय के चमड़े की समग्र सामग्री अभी भी बरकरार है। ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण गाय का चमड़ा नहीं बल्कि कोई राक्षस है। चेन फेई के दिमाग में कुछ अजीब कहानियां कौन थीं। अफवाह थी कि अजीब होने के अलावा इस दुनिया में राक्षस भी है। इंसानों की तरह राक्षस भी खुद को विकसित कर सकते हैं। वे न केवल बुद्धिमान और समझदार होते हैं बल्कि बेहद शक्तिशाली भी होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पिंगियन काउंटी में कोई राक्षस नहीं है, लेकिन अजीब राक्षस अक्सर दिखाई देते हैं। 1 घंटे बाद चेन फेई ने अपनी आंखें रगड़ी और अपना सिर उठाया। गाय के चमड़े पर अभ्यास पढ़ने के बाद चेन फेई थोड़ा उलझन में था। चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, आपको लगेगा कि यह सामान्य साधना तकनीकों से बहुत अलग है। यदि चेन फेई को सामान्य रूप से अभ्यास करने की अनुमति दी जाती तो चेन फेई वास्तव में नहीं जानती थी कि आगे कैसे बढ़ना है। मुझे नहीं पता कि जियान लियांग ने इस चमड़े से आने वाली अशांत तरंगों को कैसे समझा, या जियान लियांग की तकनीक चमड़े से नहीं आई थी बल्कि अन्य तकनीकों से आई थी। बस इतना ही कि जियान लियांग जानता था कि गाय के चमड़े पर दर्ज कौशल अनमोल थे, इसलिए वो इसे अपने साथ ले गया और समय समय पर अध्ययन करने के लिए इसे बाहर निकालता था। चेन फेई ने चमड़े को देखा और उसे थोड़ा जोर से फाड़ा, लेकिन चमड़े में कोई हलचल नहीं हुई। चेन फेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने तलवार की धार पकड़ी और उसे चमड़े पर दबाना शुरू कर दिया और जोर लगाना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप चेन फेई ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन गाय के चमड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने गाय की खाल को अपने हृदय पर रखा। संभवतः उसे गाय की खाल की रक्षात्मक शक्ति का पता था। चेन फेई को अचानक समझ आ गया, लेकिन अंत में जियान लियांग ने गाय की खाल का बचाव नहीं किया। उस समय चेन फेई की पहली तलवार उसकी छाती के बीच में घुस गई और उसकी दूसरी तलवार उसके गले में घुस गई। उस समय चेन फेई का सहज विचार ये था कि बहुत से लोग अपने दिलों की गंभीरता से रक्षा करेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में गलत थे। व्यायाम। ड्रैगन हाथी को दबाना अभी शुरू नहीं हुआ। 50,000 टैल चांदी, कितना बड़ा चढ़ाकर बताया गया सरलीकृत खर्च। चेन फेई ने पैनल पर दी गई जानकारी को देखा और दुखते दांतों के साथ मुस्कुराया। हालांकि यह इस तकनीक का अभ्यास करने की शक्ति और कठिनाई को भी दर्शाता है। चेन फेई की वर्तमान हत्यारी चाल अमर मार्गदर्शन की शुरुआत में केवल 500 टैल की लागत थी। ये सीधे तौर पर 100 गुना अंतर है। जिस गति से चेन फेई अब पैसा कमा रहा है, उसे बचाने में बहुत लंबा समय लगेगा और वो अभी इसे खर्च नहीं कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि सभी योद्धा इस इनाम से आकर्षित थे। और कुछ नहीं, इसका मतलब है बहुत अधिक देना। इसका क्या मतलब है? क्या ये गाय के चमड़े के लिए नहीं है? चेन फेई को अचानक एहसास हुआ कि यह तकनीक जादुई थी। चेन फेई ने पिछली बार इसे पढ़ने के बाद से ही इसे पूरी तरह से भूल गया है। कुछ समय बाद वो शायद इसे पूरी तरह से भूल जाएगा। इस घटना की खोज के बाद चेन फेई ने विशेष रूप से ड्रैगन हाथी दमन तकनीक को कागज पर दर्ज किया। नतीजतन कुछ ऐसा हुआ जिसने चेन फेई को चौंका दिया। अगले दिन उन कागजों पर लिखी लिखावट में कुछ शब्द गायब हो जाएंगे। सिद्धांत क्या है? चेन फेई थोड़ा उलझन में था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह के गाय के चमड़े पर कौशल दर्ज किए गए थे, और कोई आश्चर्य नहीं कि यह उसके शरीर के करीब छिपा हुआ था। अभ्यास सीखने से पहले मुझे शायद समय समय पर इस गाय के चमड़े पर लिखे शब्दों को कई बार पढ़ना होगा। मेरे पास एक पैनल है और अभ्यास रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या मैं ये गाय का चमड़ा बेच सकता हूँ? चेन फेई ने मन ही मन सोचा और पाया कि दुनिया के बारे में उसकी समझ कुछ और ही है। बस इतना है कि पिंगियन काउंटी में इस चमड़े का कोई खरीदार नहीं है। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई खरीदार हो, चेन फेई को बिक्री के बाद मिलने वाले पैसे की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए?
आइए इसे फिलहाल सुरक्षा कवच के रूप में उपयोग करें। चेन फेई ने अपना सिर हिलाया, इस मामले को पूरी तरह से अलग रखा और खुद को तलवारबाजी के अभ्यास में समर्पित कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चेन फेई तलवारबाजी के तीसरे सेट में एकीकृत हो गया और उसकी तलवारबाजी का स्तर ऊंचा और ऊंचा होता गया। साधना का स्तर लगातार सुधर रहा है, लेकिन थोड़े समय में वो हड्डी बनाने के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालांकि लाइट स्पिरिट पिल पर प्रयोग धीरे धीरे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ समय में चेन फेई खुद लाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाए। बाहर आओ और मेरे पीछे आओ। किमिया कक्ष का दरवाजा लात मारकर खोला गया और झांग यूजिन अंदर आया और उसने देखा कि चेन फेई का अमृत भट्टी में फट गया। कीमिया अवधि के दौरान किसी भी रुकावट की अनुमति नहीं है, ये चिकित्सा केंद्र का नियम है। चेन फेई थोड़ा बदसूरत लग रहा था। बेचेंग मेडिकल क्लिनिक, मेरे शब्द ही नियम है। झांग यूजिन ने चेन फेई की बातों को बीच में रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया, बिना कोई चेहरा दिखाए, और कहा, ये बेकार बातें मत कहो। झांग परिवार के निवास पर जाओ, जल्दी करो और चले जाओ, अन्यथा तुम बड़ी महिला से दोष सहन नहीं कर पाओगे। शान जियांग ने चेन फेई को देखा और उससे विनम्रता से आग्रह किया। अध्याय 32, अध्याय 32 अजीब। रास्ते में तीनों चुप रहे। झांग यूजिन ने चेन फेई से बात करने की जहमत नहीं उठाई और चेन फेई स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल नहीं हुई। अस्पताल से सीधे चले जाने के बारे में आपका क्या विचार है? चेन फेई के दिमाग में अचानक एक विचार आया, लेकिन चेन फेई ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। अब जब चेन फेई झांग परिवार के साथ जुड़ चुका है तो वह कुछ टर्मिनेशन फीस देकर सुरक्षित रूप से निकल जाना चाहता है। जब तक चेन फेई पिंडेन काउंटी नहीं छोड़ता, अगर वह झांग परिवार से इस तरह से नाता तोड़ता है तो भविष्य में और भी परेशानियां होंगी। या बस अपना चेहरा बदल ले और पिंडेन काउंटी में रहना जारी रखें। इस मामले में चेन फेई को स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करने में कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार किमिया की कला वहां है, लेकिन उसके बाद किसी भी गुप्त तकनीक को प्राप्त करना मुश्किल हो गया। अंधेरे बाजार में क्षतिग्रस्त रहस्य वास्तव में अविश्वसनीय है। चेन फेई को थंडर स्वॉर्ड पावर से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें लगा कि अगर इसकी 1 दर्जन से ज्यादा प्रतियां होंगी तो वह इससे कुछ हासिल कर पाएगा। नतीजतन 1 दर्जन से ज्यादा किताबें पढ़ने के बाद भी पैनल ने उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया और सरलीकरण के लिए सबसे बुनियादी शर्तें भी पूरी नहीं की गईं। ये कहा जा सकता है कि चेन फेई बेहद भाग्यशाली थी कि वो पहले अमर मार्गदर्शन और जिंगजी जुए प्राप्त करने में सक्षम थी। लेकिन भाग्य, यदि आप वास्तव में इसे नहीं चाहते हैं तो ये हमेशा आपका पीछा करेगा। जहां तक पिंगिन काउंटी छोड़ने की बात है, विद्रोही अब बाहर बड़े पैमाने पर है और मुझे नहीं पता कि यह आकाश के गुस्से और लोगों की नाराजगी के कारण है, लेकिन अधिक से अधिक अजीब चीजें हैं। अतीत में जो कारवां अक्सर दिखते थे वे अब पिंगिन काउंटी में कम ही दिखते हैं। बाहरी दुनिया से अपरिचित होने और ताकत की कमी के कारण चेन फेई अभी तक पूरी तरह से यह पता नहीं लगा पाया है कि उसे कहां जाना चाहिए। आइए पहले एक नजर डालते हैं। चेन फेई ने झांग यूजिन की ओर देखा। झांग परिवार ने आज अचानक उसे बुलाया और उसे नहीं पता था कि क्यों। अगर यह बहुत खतरनाक है तो चेन फेई निश्चित रूप से इसका वजन करेगी। बिना धूप बत्ती के वे तीनों झांग परिवार के निवास पर पहुंचे, छोटे दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और लॉबी में प्रवेश किया। अब लॉबी में बहुत से लोग खड़े हैं। चेन फेई अंत में खड़ा है और झांग यूजिन बीच में खड़ा है। इससे हम पूरे झांग परिवार में चेन फेई की वर्तमान स्थिति भी देख सकते हैं। सभी लोग लगभग आ चुके हैं। झांग परिवार के वर्तमान मुखिया झांग टिंग ने उपस्थित लोगों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं अब और गपशप नहीं करूंगा। मैं आज यहाँ केवल एक ही काम के लिए आया हूँ, वो है सन शू को पकड़ना और मारना। ये सुनकर सभी चौंक गए। आज सन शू के मामलों के कारण इतने सारे लोगों को बुलाया गया था। इतने लंबे समय के बाद कई लोगों ने सोचा कि सन शू पहले ही पिंगिन काउंटी छोड़ चुका है। आप लोगों को जीवित देखना चाहते हैं और आप मृत लोगों की लाशें भी देखना चाहते हैं। जो कोई भी ऐसा कर पाएगा उसे झांग परिवार द्वारा भारी इनाम दिया जाएगा। novelhall.com पर आपकी पसंदीदा कहानियां। झांग टी की आवाज पूरे लॉबी में गूंज रही थी, जो एक गारंटी थी। इतने सारे लोगों के देखने के बाद अगर कोई सुन शू को पकड़ लेता है तो झांग परिवार शायद कुछ अच्छा लेकर आएगा, अन्यथा ये भीड़ को मनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। झोशिया ने समय समय पर आंगन की दीवार के नीचे एक आकृति पर नजर डाली। उसे नहीं पता था कि यह व्यक्ति कुछ दिन पहले आसपास ही था। उसे काम पर जाते या खाना खाते नहीं देखा गया। वो हर समय निश्चल दिखाई देता है, लेकिन शरणार्थी शिविरों में अभी भी ऐसे कई अजीब लोग हैं। झोशिया आमतौर पर इसे दिल पर नहीं लेता था, लेकिन जब से झांग परिवार का इनाम जारी हुआ झोशिया का दिल बदल गया। शायद यह वो व्यक्ति है जिसे झांग परिवार ढूंढ रहा है। झोशिया अपने मन में ऐसा विचार आने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। अगर दूसरा व्यक्ति अजीब दिखता है तो आप यह नहीं सोच सकते कि वो सन शू है। जैसे ही रात हुई, झोशिया ने अपने हाथ में काली सख्त भाप से पकी रोटी को कुतरना शुरू कर दिया और न जाने क्यों दिन में जो व्यक्ति उसने देखा था वो उसके दिमाग में आ गया। झोशिया ने एक पल सोचा और झो ली को ढूंढ लिया, जिसके साथ वो बड़ा हुआ था। उस व्यक्ति की रिपोर्ट करने के लिए झांग परिवार के पास जाओ। झो ली ने आश्चर्य से झोशी को देखा। मैंने विशेष रूप से अन्य लोगों से पूछा और वो व्यक्ति वास्तव में अजीब है। वो आमतौर पर काम करने के लिए बाहर नहीं जाता है और केवल कभी कभी बाहर जाता है, जब तक कि वो अमीर न हो। अगर वो अमीर है तो हमारे साथ यहाँ क्यों रह रहा है? झोशिया ने सड़क पर फुसफुसाया। झो ली ने भौहें सिकोड़ते हुए महसूस किया कि झोशी की बातें सही थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग परिवार द्वारा दिया जाने वाला इनाम वास्तव में बहुत लुभावना है। जब तक आप उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं आपको एक बड़ा इनाम मिल सकता है और यहाँ तक कि झांग परिवार की दुकान में काम भी मिल सकता है। भले ही झांग परिवार इसे दूसरों को दिखाने के लिए बनाता है, वे शायद एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। तो फिर चलो इसे आजमाते हैं। कोशिश करो, बेशक तुम्हें कोशिश करनी होगी। चलो साथ मिलकर चलते हैं। झोशी के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी।
उसका भाई अब अस्पताल में एक सहायक के रूप में काम कर रहा था। हालांकि उसके पास भोजन और आश्रय था, लेकिन वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यदि इस बार का अजीब व्यक्ति वास्तव में सन शू है, तो उनका पूरा परिवार शरणार्थी शिविर छोड़ देगा और सामान्य जीवन जिएगा। टहलना। झोउ ली ने सिर हिलाया और जैसे ही वो झोउ शी को बाहर खींचने वाला था, उसने अचानक देखा कि झोउ शी का शरीर अकड़ गया था और उसकी आंखें उसकी पीठ पर टिकी थी। झोउ ली चौंक गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है जो उन दोनों को रक्तवर्ण आंखों से देख रहा है। मैंने आपको झांग परिवार के बारे में बात करते हुए सुना, ऐसा लगता है कि वे मुझसे संबंधित होंगे। सन शू मुस्कुराया, उसके दांत थोड़े चमकीले लाल थे और उसे पता नहीं था कि उसने क्या खा लिया। इस जगह पर लोग रहते हैं, अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो तुम्हें कहीं और जाना होगा। झोउ ली ने अपनी लार ली और जोर से कहा। डरो मत, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बस कोशिश करके देखो। सन शू ने झोउ ली की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पलक झपकते ही वो झोउ ली के पास आया और दोनों हाथों से झोउ ली का सिर दबा लिया। अध्याय 33 पीछा। अध्याय 33 पीछा। अध्याय 33 पीछा। झोउ ली की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। जैसे ही वो संघर्ष करने वाला था, उसकी गर्दन से तेज दर्द उठा। अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह से अंधेरी हो गईं। ओह! झोउ ली को धीरे से जमीन पर गिरता देख झोउ शी डर के मारे चिल्लाया। जैसे ही वो चिल्लाया, उसने पाया कि उसका मुंह एक हाथ से बंद कर दिया गया था और कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। तुम ही हो जो दिन में मुझ पर जासूसी करते हो। सुन शू ने झोउ शी की ओर देखा। एक हाथ से झोउ शी का मुंह ढक दिया, दूसरे हाथ से झोउ शी की गर्दन पर चुटकी काटी और उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। झोउ शी की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। उसने अपने पैरों को जोर से हिलाया, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं सका। वो केवल सुन शू के गाल को अपने करीब आते हुए देख सकता था। आपके हर निर्णय की एक कीमत चुकानी पड़ती है, क्या आप समझते हैं? जी जी जी। सन शू अचानक बेवजह हंसा और झोउ शी की गर्दन को पकड़े हुए हाथ सिकोड़ने लगा। झोउ शी की आंखें अनायास ही बाहर निकल गई। अगले ही पल खून की धुंध ने पूरे जीर्ण शीर्ण प्रांगण को भर दिया। झांग परिवार की कीमत, सन शू ने खुद से कहा, अपने हाथ छोड़ दिए और झोउ शी का शरीर जमीन पर गिर गया। आंगन की दीवार के बाहर एक छोटी सी आकृति दीवार के एक छेद से झांककर अपने सामने हो रही हर घटना को देख रही थी। झाओ क्यू ने खुद को चिल्लाने से रोकने के लिए अपना मुंह कसकर ढक लिया। हर दिन झाओ क्यू इस छेद के माध्यम से अगले दरवाजे को देखता है। कभी कभी आंगन में कोई नहीं होता है और झाओ क्यू अभी भी दिलचस्पी के साथ देख सकता है, लेकिन आज झाओ क्यू को इसका अफसोस हुआ। उसने हत्या देखी। झाओ क्यू के दांत किटकिटाते रहे, लेकिन उसने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि अगर उसने आवाज निकाली तो हत्यारा आकर उसे मार डालेगा। झाओ क्यू ने सुन शू को घूरकर देखा और सुन शू को आंगन से बाहर जाते हुए देखा। झाओ क्यू ने राहत की सांस ली और अपना हाथ छोड़ दिया जो उसके मुंह को ढक रहा था। उसने राहत की सांस ली और फिर से छेद की तरफ देखा। एक आंख झाओ क्यू को देख रही थी। ओह! झाओ क्यू चिल्लाया और हताश होकर पीछे हट गया। पता चला कि यहाँ एक छोटा सा चूहा छिपा हुआ है। विद्रोहियों को दबाने वाली शाही सेना वास्तव में पराजित हो गई थी। इस समय रक्षा पंक्ति सिकुड़ रही है और कदम दर कदम पीछे हट रही है। विद्रोहियों की ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई और वे धीरे धीरे शाही सेना पर दबाव बनाने लगे और धीरे धीरे उन पर अतिक्रमण करने लगे। इतना ही नहीं, विद्रोही कई काउंटियों और कस्बों में भी दिखाई देने लगे। आंतरिक और बाहरी सहयोग की मदद से विद्रोहियों का पैमाना और बड़ा होता गया। पिंगियन काउंटी में झांग परिवार के प्रत्यक्ष वंश से एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन झांग परिवार का सन शू के ठिकाने पर नियंत्रण और भी सटीक होता गया। एक बार तो उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया, लेकिन बाद में सन शू भाग निकला। चेन फेई ने स्वयं तलवारबाजी को चौथे सेट में शामिल किया है। कुंग फू अग्नि पैटर्न तलवार पूर्णता 7124 बटा 10,000। मून ग्रीन माउंटेन तलवार की तुलना में फायर पैटर्न तलवार की शक्ति में कम से कम 70% की वृद्धि हुई है। उस समय के जियान लियांग की तरह चेन फेई अपनी वर्तमान तलवारबाजी के साथ उसका मुकाबला कर सकता है। अगर फायर पैटर्न तलवार को जोचेन के दायरे में ले जाया जाता है तो हालांकि यह मार नहीं सकता, लेकिन यह जियान लियांग को हराने के लिए पर्याप्त है। तलवार कौशल के एक सेट के साथ आप स्तरों के पार लड़ सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि तलवार कौशल का यह सेट कितना उत्कृष्ट है। पिंगियन काउंटी में कुलीन परिवारों की विरासत की तुलना में चेन फी के तलवार कौशल कम प्रभावशाली नहीं है। अस्पताल की लॉबी में चेन फेई एक डॉक्टर से बात कर रहे थे और कुछ औषधीय पदार्थों के औषधीय गुणों पर चर्चा कर रहे थे। कीगली गोली लंबे समय से एक ही स्थान पर अटकी हुई है। डॉक्टर से इसके गुणों के बारे में बात करने से कभी कभी चेन फेई को कुछ और विचार मिल सकते हैं। खुशी से बातचीत करते हुए झांग यूजिन मेडिकल क्लिनिक में दिखाई दिया। सभी नर्सिंग स्टाफ मेरे पीछे आओ। चेन फेई, तुम भी मेरे पीछे आओ। झांग यूजिन ने चिल्लाकर लॉबी में चेन फेई को देखा। एक पल सोचने के बाद उसने चेन फेई को भी बुलाया। वो कमोबेश त्वचा प्रशिक्षण के स्तर पर है। उन डॉक्टरों की तुलना में जो शक्तिहीन है, चेन फेई को एक सहायक माना जा सकता है। मुख्य बात यह है कि झांग यूजिन को चेन फेई को हराना जारी रखना होगा। चेन फेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने एक पल के लिए सोचा और उसका अनुसरण किया। कुछ ही देर में अस्पताल का सारा नर्सिंग स्टाफ आ गया। झांग यूजिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए आगे बढ़ गई। दूसरों को इसका कारण नहीं पता था, लेकिन वे सब उसके पीछे चले गए। चेन फेई भीड़ के बीच और पीछे की ओर भागा। थोड़ी देर बाद सभी लोग पिंगियन काउंटी से निकलकर एक पहाड़ी जंगल में आ गए। वहां एक व्यक्ति खड़ा था जो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जब उसने झांग यूजिन को देखा तो उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया। सन शू अभी भी वहां है? झांग यूजिन ने घबराकर पूछा। वो अभी भी वहां है और वो वास्तव में घायल है, लेकिन हमें जल्दी से लड़ना चाहिए, अन्यथा अन्य लोग खबर पाकर जल्द ही आ जाएंगे। झांग कियांग ने झांग यूजिन द्वारा सौंपे गए पैसे के बैग को हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ सन शू है, मैं इस एहसान को याद रखूंगा।
मैं खुशखबरी का इंतजार करने के लिए वापस जा रहा हूँ, झांग कियांग ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। झांग यूजिन जोर से हंसा और झांग कियांग से आगे निकल गया। पीछे के पहरेदारों को अचानक एहसास हुआ कि उन्हें सन शू मिल गया है। अब झांग यूजिन नेतृत्व करना चाहता है और झांग परिवार की हाल की चिंताओं से छुटकारा पाना चाहता है। अध्याय 34 अभिमानी। अध्याय 34 अभिमानी। अध्याय 34 क्रूर। घने जंगल से लोगों का एक समूह गुजर रहा था। झांग यूजिन ने जमीन पर पड़े खून के धब्बों को देखा और उत्साहित दिख रहा था। झांग परिवार पहले से ही सन शू से नफरत करता है। जब तक झांग यूजिन इस बार सन शू को मारने का अवसर जब्त करता है, झांग परिवार में उसकी स्थिति स्थिर रहेगी और कोई भी चिकित्सा क्लिनिक के प्रबंधक के रूप में उसकी स्थिति के बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करेगा। आगे एक मंदिर है जो लंबे समय से खंडहर में तब्दील हो चुका है। पिंडेन काउंटी के आसपास और बहुत सारे मंदिर नहीं है, लेकिन इस तरह के कई खंडहर मंदिर हैं। ये पूरी तरह से ढह नहीं गया क्योंकि कारवां कभी कभी इसे थोड़ा सा साफ करने के लिए यहाँ रुकते थे। सभी लोग विशरण की गोली ले, झांग यूजिन ने आदेश दिया और नर्सिंग स्टाफ ने जल्दी से विशरण की गोलियां निकाली। चेन फेई पीछे खड़ा था और उसने एक विशरण की गोली अपने मुंह में निगल ली। जो कोई भी सन शू को मार देगा, मैं उसे इस बार मालिक द्वारा दिए गए इनाम का आधा हिस्सा दूंगा और भविष्य में वेतन को 3 गुना कर दूंगा। झांग यूजिन ने पलटकर नर्सरी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, सन शू गंभीर रूप से घायल हो गया है। अगर आप सावधान रहें तो समस्या बड़ी नहीं होगी। अब आप तीनों पहले जाओ। झांग यूजिन ने 3 संरक्षकों को आदेश दिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, दांत पीस लिए और सीधे खंडहर हो चुके मंदिर की ओर दौड़ पड़े। झांग परिवार का आधा इनाम बहुत लुभावना है। उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि झांग यूजिन इतना खर्च करने को तैयार हो जाएगा। भविष्य में वेतन का 3 गुना भी है, जो भविष्य के जीवन की पूरी गारंटी देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सन शू घायल हो गया था। जब तक तुम अधिक सावधान रहोगे, तुम्हें सन शू को मारने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक वो सन शू को मार देगा, उसकी जान सुरक्षित रहेगी। अन्य नर्सिंग स्टाफ भी थोड़ी तेजी से सांस ले रहे थे और कुछ तो अभी जल्दी से अंदर जाना चाहते थे, इस डर से कि पहले 3 लोग वास्तव में सन शू को मार देंगे और फिर उनके पास कोई मौका नहीं होगा। चेन फेई अंत में खड़ा था, अपने सामने 3 लोगों को खंडहर मंदिर का दरवाजा खोलते हुए देख रहा था और फिर अंदर घुस गया। एक पल के भीतर चीखें और दहाड़े गूंज उठी। जैसा कि अपेक्षित था, हम यहाँ हैं, आप पांचों आइए। झांग यूजिन की आंखें चमक उठी और उसने 5 और लोगों को अंदर आने का आदेश दिया। पांचों लोग उत्साहित दिख रहे थे और खंडहर हो चुके मंदिर में लड़ाई की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पहले 3 लोगों ने पहले ही सन शू को उलझा लिया है। अगर वे फिर से अंदर घुसे तो शायद वे उसे मार डालेंगे। अन्य नर्सिंग होम ने भी शायद यही सोचा होगा और जब उन्होंने देखा कि झांग यूजिन ने उसे नहीं बुलाया तो वे थोड़ा चिंतित हुए। झांग यूजिन ने खंडहर हो चुके मंदिर के दरवाजे को घूरकर देखा। सावधानी के चलते झांग यूजिन ने सभी को अंदर घुसने नहीं दिया क्योंकि उसे अंदर किसी के घात लगाने का डर था। अब ऐसा लगता है कि सन शू वास्तव में मुश्किल में है और आंगन में लड़ाई का समाधान नहीं हो सकता है। झांग यूजिन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। चेन फेई के सामने आया और चेन फेई का कॉलर पकड़ लिया। बेचेंग मेडिकल क्लिनिक में झांग यूजिन ने किसी को भी अपनी बातों का खंडन करने की अनुमति नहीं दी। वो जो चाहती थी वो पूर्ण आज्ञाकारिता थी। अब जब वो सन शू को मारने वाली थी तो उसे चेन फी को फिर से यह समझाने में कोई आपत्ति नहीं थी कि मेडिकल सेंटर में असली नेता कौन था। भाड़ में जाओ, चेन फेई गुस्से से चिल्लाया, अपने हाथ से तलवार निकाली और झांग यूजिन पर वार किया। झांग यूजिन ने चेन फेई की हरकतें देखी तो उसके चेहरे पर एक सफल मुस्कान उभर आई। उसके खिलाफ तलवार चलाने की हिम्मत की। अगर अभी वो चेन फेई को सबक सिखा सकती थी तो अब भले ही वो चेन फेई को अब बंद कर दे, कोई कुछ नहीं कहेगा। महज त्वचा प्रशिक्षण के क्षेत्र में आप यह नहीं जानते कि कैसे जीना है या कैसे मरना है। ये सोचते हुए झांग यूजिन उसे पकड़ने की गति बढ़ाने ही वाली थी कि उसने अचानक देखा कि चेन फेई के हाथ में मौजूद लंबी तलवार गायब हो गई है और उसके दृष्टि क्षेत्र में केवल प्रकाश की एक चमक रह गई है। यह सही नहीं है। झांग यूजिन चौंक गई और जैसे ही वो एक तरफ हटने वाली थी, उसे अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो गई। झांग यूजिन ने अविश्वास में अपना सिर नीचे कर लिया और अपने सीने में आगे से पीछे तक फैले घावों को देखा और खून लगातार बह रहा था। झांग यूजिन ने अवचेतन रूप से घाव को ढक दिया, लेकिन वो खून को बहने से नहीं रोक सकी। झांग यूजिन ने अपना सिर उठाया और चेन फेई को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। त्वचा प्रशिक्षण क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसी तलवारबाजी चाल कैसे कर सकता है, यहाँ तक कि वह भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। चेन फेई ने झांग यूजिन की ओर न देखते हुए खंडहर मंदिर के स्थान को देखा। जैसे ही चेन फेई और झांग यूजिन ने कार्रवाई की, खंडहर मंदिर जो अभी तक बेहद जीवंत था, अचानक शांत हो गया। स्पष्ट रूप से चेन फेई ने खंडहर मंदिर से एक लाल रंग की निगाह को देखा जो सीधे चेन फेई को घूर रहा था। ये सचमुच अजीब है। चेन फेई ने झांग यूजिन के पेट पर लात मारी और झांग यूजिन अनजाने में ही खंडहर हो चुके मंदिर की ओर पीछे की ओर उड़ गया। नहीं, नहीं चाहिए। इस समय झांग यूजिन को ऐसा लगा कि पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ है। वह चीखने लगा जैसे वह मौत से जूझ रहा हो और फिर पूरी तरह से खंडहर हो चुके मंदिर के दरवाजे ने उसे निगल लिया। चेन फेई ने अपने पैरों पर कदम रखा और जल्दी से खंडहर मंदिर से दूर चला गया। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं झांग यूजिन को मारने से घबरा रहा था, बल्कि इसलिए कि मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या मैं इस यात्रा के दौरान इस अजीब चीज से बच पाऊंगा। अध्याय 35 चक्र। अध्याय 35 चक्र। अध्याय 35 चक्र। तो फिर सन शू एक अजीब व्यक्ति कैसे बन गया? वह पहले भी कई बार शहर में दिखाई दिया था और एक बार झांग परिवार ने उसे रोक दिया था। क्या यह नहीं कहा गया कि काउंटी सरकार के पास खजाने हैं जो अजीब लोगों को दबा सकते हैं? चेन फेई का दिल चक्कर खा रहा था। दुर्भाग्य से कोई भी चेन फेई को इन बातों का जवाब नहीं बता सका। सुन शू अभी भी वहां है।
वह अभी भी वहीं है और वह सचमुच घायल है, लेकिन हमें इससे जल्दी निपटना होगा, अन्यथा अन्य लोग भी खबर पाकर जल्दी ही आ जाएंगे। ये सिर्फ सन शू है, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करने के लिए वापस जा रहा हूँ। अचानक सामने से एक धीमी सी आवाज आई। चेन फेई को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बहुत खुश हुआ। इस बातचीत की विषय वस्तु इतनी जानी पहचानी क्यों है? जब चेन फेई सामने आया और उसने दूरी पर उन लोगों को देखा तो चेन फेई का सिर अचानक सुन्न हो गया। मैं सन की हूँ, चेन फेई ने लगभग शाप दे दिया। चेन फेई की नजर में झांग कियांग, झांग यूजिन और अन्य लोग इस समय बातचीत कर रहे थे। झांग यूजिन का पीछा करने वाली नर्सों का एक समूह भी था। चेन फेई अभी भी टीम के पीछे था और उसने खुद को देखा। सुन शू, वो प्रकट होता है, उसे मार डालो। झांग यूजिन ने अचानक चेन फेई को देखा और जोर से चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद उत्साहित थी। न केवल झांग यूजिन बल्कि गार्ड और यहाँ तक कि झांग कियांग भी इस समय लाल आंखों से चेन फेई को देख रहे थे। चेन फेई की आकृति चमक उठी, उसने एक चाप बनाया और उन चीजों के समूह के पास से भाग गया जो या तो मानव थे या विश्वासघाती। सुन शू, तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते, चेन फेई। झांग यूजिन की आवाज धीमी सी आई। पहले तो उसने सनशू को पुकारा, लेकिन अंत में उसका नाम बदलकर चेन फेई हो गया। चेन फेई ने अनजाने में पलटकर देखा। जो व्यक्ति अभी तक इतना चमकीला था, अब खून से लथपथ था। झांग यूजिन की छाती पर तलवार का घाव था और उसका बायां हाथ अज्ञात कारणों से गायब हो गया था। इस समय वो पागलों की तरह उसका पीछा कर रही थी। उसकी आंखों की ठंडक लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थी। जल्दी करो। शरीर की गति की गुप्त तकनीक अचानक सक्रिय हो गई और चेन फेई की गति बढ़ गई। जो ठंडी आभा आ रही थी उसे चेन फेई ने अचानक दूर फेंक दिया। चेन फेई, इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। पीछे से पागलपन भरी और अतार्किक आवाजें आईं। चेन फेई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हताश होकर पिंगियन काउंटी की दिशा में भाग गया। चेन फेई जानता था कि वो इन अजीबोगरीब चीजों को संभाल नहीं सकता, वो सिर्फ पिंगियन काउंटी लौटकर ही अपनी जान बचा सकता था। सौभाग्य से चेन फेई के शरीर के कौशल वास्तव में अच्छे हैं, खासकर तेज दौड़ने की अवस्था में, जो हड्डी बनाने की अवस्था से कहीं आगे है और उन अजीब चीजों को पार करता है। बस एक पल बाद चेन फेई ने सामने पिंगियन काउंटी की शहर की दीवार देखी और उसके पीछे का ठंडा वातावरण भी गायब हो गया था। अंततः वापस, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? झांग सीनान ने धीमी आवाज में कहा। यदि आपके पास योग्यता है तो पुरस्कार दिए जाएंगे। झांग परिवार हमेशा इसी बात पर गर्व करता रहा है। शेनफा के रहस्य। चेन फेई ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि किंगलिंग गोली का नुस्खा निश्चित रूप से सवाल से बाहर था और आंतरिक शक्ति तकनीक झांग परिवार से विरासत में मिली थी और उसे नहीं दी जाएगी। चेन फेई ने पिछली बार अपनी तलवार कौशल पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन उसके शरीर के कौशल में अभी भी सुधार किया जा सकता था। इस बार मुझे कुछ अजीबोगरीब चीज का सामना करना पड़ा। अगर चेन फेई शरीर कौशल में इतना अच्छा नहीं होता तो वो मर जाता, इसलिए चाहे शरीर तकनीक कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, ये बहुत ज्यादा नहीं है कर सकना। झांग सीनान ने चेन फेई की ओर देखा, ये सोचकर कि चेन फेई इस घटना से भयभीत है, और सहमति में सिर हिला दिया। क्या आप पिछली बार की तरह ही ऐसा कर सकते हैं और मुझे चुनने का मौका दे सकते हैं? अच्छा। झांग सीनान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, हालांकि वो थोड़ा अधीर था, उसने मना नहीं किया। निजी नौकरानी शान जियांग को बुलाओ और उसे गुप्त पुस्तक लेने के लिए अपना वारंट लेने के लिए कहो। उसी समय झांग सीनान खुद झांग परिवार के बुजुर्गों को एक एक करके खोजने चला गया। अगरबत्ती जलाने के बाद झांग सीनान आंगन में था। 3 जादू तकनीकों की गुप्त पुस्तक। सबसे बड़ी महिला ने कहा, 1 घंटे के 1/4 के भीतर आपको एक विकल्प चुनना होगा। शान जियांग ने चेन फेई को तिरस्कार से देखा। झांग यूजिन मर गया, लेकिन चेन फेई अभी भी जिंदा वापस आ सकता है, इसका कोई मतलब नहीं था। 1 घंटे के 1/4। चेन फेई ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। पैनल के लिए गुप्त पुस्तक को रिकॉर्ड करना पर्याप्त नहीं था। चेन फेई ने शान जियांग के चेहरे के भाव को देखा और समझ गया। उसने अपनी बाहों से 5 टैल चांदी निकाली और उसे शान जियांग के हाथ में थमा दिया। आप क्या कर रहे हो? शान जियांग की आंखें चौड़ी हो गई और वो पैसे फेंकना चाहती थी, लेकिन चांदी का वजन महसूस करते हुए मुझे इसे देने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। झांग सीनान की नौकरानी के रूप में शान जियांग का वेतन वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। उसे 1 या 2 महीने के लिए चांदी के इन 5 टैल को बचाने की जरूरत है। इसमें केवल 3/4 घंटे का समय लगता है। मुझे उम्मीद है कि मिस शान सहयोग देंगी। चेन फेई ने 10 और टैल चांदी निकाली और शान जियांग के हाथ में रख दी। शान जियांग पूरी तरह से अवाक रह गया। उसने चांदी के टैल दूर रख दिए और दूसरी तरफ देखने लगा। चेन फेई के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने जल्दी से गुप्त पुस्तक उठा ली। आधे घंटे बाद चेन फेई झांग परिवार से चला गया। व्यायाम तकनीक। 1 लीफ क्रॉसिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्लाउड क्लाइंबिंग स्टेप अभी तक शुरू नहीं हुआ। फैंगिक्सिंग सांचे अभी तक शुरू नहीं हुआ। पैनल पर दर्ज की गई हरकतों को देखकर चेन फेई उत्साहित महसूस कर रहा था। डार्क मार्केट से खरीदी गई गुप्त पुस्तकों की तुलना में ये निस्संदेह बहुत अधिक उन्नत है। चेन फेई के वर्तमान शरीर कौशल में एकीकृत होने के बाद वो निश्चित रूप से भविष्य में एक उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। यद्यपि आज का दिन खतरनाक है, फिर भी यह कुछ भी नहीं है। अध्याय 36 स्थिति। अध्याय 36 स्थिति। अध्याय 36 स्थिति। अपने खुद के कीमिया कक्ष में चेन फेई ने मुंह से एक हल्का अमृत लिया और अपने पैरों को मोड़कर चलना शुरू कर दिया। पूरे 1 घंटे के बाद चेन फेई ने अपनी आंखें खोली और गंदी हवा की एक सांस छोड़ी। चेन फेई ने अभी तक लाइट स्पिरिट पिल का फॉर्मूला पूरी तरह से नहीं निकाला है। वो आखिरी चरण पर अटका हुआ है और इसे पूरा करने के लिए केवल समय पर निर्भर रह सकता है। चेन फेई के अनुमान के अनुसार किंगलिंग पिल का फॉर्मूला लगभग 1 महीने में निकाला जाएगा। हालांकि किंगलिंग दान की विधि अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन ये चेन फेई के किंगलिंग दान के साथ अभ्यास को प्रभावित नहीं करता है। अंधेरे बाजार में काओहुआन दान की बिक्री के कारण चेन फेई के पास अब बहुत पैसा नहीं है,
लेकिन वो अभी भी थोड़ी मात्रा में पैसा कमाता है। 15 टैल चांदी के मूल्य का एक हल्का अमृत। चेन फेई को इसे लेते समय बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। पैनल द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के अनुसार जोचेन के जिंगसुआन जिन को प्रकाश आत्मा गोली के साथ संयोजित करने पर चेन फेई का अनुमान है कि उनकी साधना को अस्थि निर्माण क्षेत्र तक आगे बढ़ाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। 1 वर्ष पहले की तुलना में समय बहुत कम हो गया है। यदि चेन फेई हड्डी फोजिंग क्षेत्र में अभ्यास करने के लिए समय को कम करना जारी रखना चाहता है तो उसे या तो उच्च स्तरीय आंतरिक शक्ति विधि प्राप्त करनी होगी या चांग फू डैन लेना होगा। उच्च स्तरीय आंतरिक ऊर्जा कौशल पिंगिन काउंटी के विभिन्न कुलीन परिवारों द्वारा आरक्षित है। आमतौर पर केवल प्रत्यक्ष वंशज ही उन्हें विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। भले ही चेन फेई किसी परिवार में शामिल हो जाए, आंतरिक ऊर्जा कौशल प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। इसलिए पिंगिन काउंटी में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चेन फेई को मजबूत आंतरिक ऊर्जा तकनीक प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। वो केवल उन तकनीकों को प्राप्त करने के लिए डार्क मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकता है जिन्हें सरल बनाया जा सकता है। जहां तक चांग फू डैन की बात है, ये वास्तव में मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में योद्धाओं के लिए एक गोली है। चेन फी की वर्तमान लाइट स्पिरिट गोली आमतौर पर केवल अस्थि फोजिंग क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा खरीदी और अभ्यास की जाती है। इसलिए चेन फेई वास्तव में विभिन्न स्तरों पर अमृत ले रहा है। सौभाग्य से हल्का अमृत योद्धा के शरीर पर भारी बोझ नहीं डालता है। एक दिन में एक गोली पूरी तरह से चेन फेई की सहनशीलता के भीतर है। चांग फूदान चेन फेई शायद अब इसे ले सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिंगिन काउंटी में लगभग कोई चांग फूदान नहीं है। यहाँ तक कि अगर वहां है तो यह विभिन्न कुलीन परिवारों के शिष्यों द्वारा एकाधिकार है। चेन फेई ने चांग फू डैन को कभी भी विभिन्न दवा दुकानों और चिकित्सा क्लिनिकों में नहीं देखा है। यहाँ तक कि अंधेरे बाजार में भी अगर वो कभी कभार 1 या 2 बार दिखाई देता तो वो जल्दी ही बिक जाता और चेन फेई के पास कदम उठाने का भी समय नहीं होता। आपकी पसंदीदा कहानियां novelhall.com पर। चेन फेई उठकर आंगन में आया और अपने हाथ में लंबी तलवार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तलवार की ऊर्जा का एक निशान तलवार के शरीर को घेरता था और तलवार की रोशनी टिमटिमाती थी, मानो आंगन में एक ज्वाला उठ रही हो। धन्यवाद। एक क्षण के बाद चेन फेई ने अपना हमला वापस ले लिया और जमीन पर एक सीधी खाई दिखाई दी जो अभी तलवार की ऊर्जा के कारण हुई थी। क्या जियानियन तलवार संप्रदाय तक जाने का कोई रास्ता है? चेन फेई ने एक पल सोचा और अचानक पूछा। आजकल यदि हम ये कहना चाहें कि शाही दरबार के पिछले क्षेत्र के अलावा और कौन सी जगह सुरक्षित है तो वो संभवतः इस शीर्ष संप्रदाय के दायरे में ही होगी। त्वचा को प्रशिक्षित करने से लेकर आंतरिक अंगों को प्रशिक्षित करने तक इसे आमतौर पर शरीर प्रशिक्षण के 5 क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। शरीर को परिष्कृत करने से परे साधना का एक और अधिक उन्नत क्षेत्र भी है। ये भौतिक शरीर से सच्चे अलगाव की शुरुआत थी। जियानियन तलवार संप्रदाय के पास ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ हैं। ये वास्तव में ऐसे मजबूत पुरुषों के अस्तित्व के कारण है कि जियानियन तलवार संप्रदाय का परिवेश अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है। यह अफवाह है कि शाही दरबार में युद्ध चल रहा है और हम नहीं जानते कि क्या गलत हुआ। चेन फेई अब केवल यही सोच सकती है कि ऐसे शीर्ष संप्रदाय में जाना है। जब तक आप अपने साधना स्तर में सुधार करते रहेंगे, चाहे भविष्य में कुछ भी हो, आप उसका समाधान करने में सक्षम होंगे। नहीं, बाहर तो अफरा तफरी और अराजकता है। इतनी लंबी दूरी पार करना बहुत कठिन और खतरनाक है। ची डेफेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी वो समय नहीं आया है। चेन फेई ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया और आज की औषधीय सामग्री गिनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चेन फेई ने एक जड़ी बूटी निकाली और ची डेफेंग को दे दी। ची डेफेंग ने भावशून्यता से पीछे से एक और जड़ी बूटी निकाली और उसे फिर से चेन फेई को दे दिया। चेन फेई की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे। सच और झूठ में फर्क करने का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मुख्य बात यह है कि ची डेफेंग के चेहरे पर अब शर्म का कोई भाव नहीं है, बस एक भाव है, ओह तुम्हें मिल गया, ये बढ़िया है। वैसे अगर आपका सामना किसी अजीब चीज से हो जाए तो क्या अपनी जान बचाने का कोई अच्छा तरीका है? औषधीय सामग्री लेकर बाहर जाने के बाद चेन फेई ने अचानक पूछा। चेन फेई पिंगिन काउंटी को तब तक अकेला नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसे ऐसा करना न पड़े। लेकिन अगर वाकई ऐसा दिन आता है जब चेन फेई को दूसरी चीजों से डर नहीं लगता, लेकिन उसे सड़क पर अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ता है, तो वो वाकई मुश्किल में पड़ जाएगा। ओह, क्या आपने हाल ही में कुछ अजीब अनुभव किया है? ची डेफिंग ने चेन फेई को ऊपर से नीचे तक देखा और पाया कि उसका कोई हाथ या पैर गायब नहीं था। शहर से बाहर जाने के बाद मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। तो फिर आपने इसे कैसे हल किया? ची डेफिंग ने उत्सुकता से पूछा। उनमें से एक क्यूई रक्त और आंतरिक ऊर्जा की थकावट के कारण मर गया, दूसरा थका नहीं था, इसलिए मैं भाग गया। चेन फेई ने संशु के समय के बारे में सोचा। यह बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से वो काफी तेजी से भाग गया। अध्याय 37 भागो। अध्याय 37 भागना। अध्याय 37 पलायन। ठीक है, ये तरीका सही है। ची डेफेंग ने सिर हिलाया और कहा, जब आप किसी अजीब चीज का सामना करते हैं तो आपको या तो गहराई से साधना करनी होगी और सीधे मर जाना होगा, या फिर बस भाग जाना होगा। अगर आप भाग नहीं सकते तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या विचित्रता मतिभ्रम का कारण बन सकती है? चेन फेई ने अचानक पूछा। क्या तुमने कभी इस तरह के किसी व्यक्ति का सामना किया है? ची डेफेंग ने आश्चर्य से चेन फेई को देखा। चेन फेई ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में विचित्रता के उच्च और निम्न स्तर होते हैं, प्रबल और कमजोर, तथा जो विचित्रता मतिभ्रम पैदा कर सकती है वो सबसे अधिक परेशानी वाली होती है। ची डेफेंग ने एक पल सोचा, दूसरे कमरे में भाग गया और एक क्षण बाद अपने हाथ में एक गुप्त पुस्तक लेकर प्रकट हुआ, जिसे उसने चेन फेई को सौंप दिया। चेन फेई ने असमंजस में ची डेफेंग को देखा। एफआईआर जियानियन तलवार संप्रदाय से ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो जियानियन तलवार संप्रदाय से संबंधित हो। ची डेफेंग हंसने और डांटने से खुद को नहीं रोक सका और कहा, मुझे नहीं पता कि कौन सा संप्रदाय साधना के लिए सहायक नहीं है, नहीं इसका उपयोग दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। आप केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं। यदि आप साधना में नए हैं तो समस्याओं का सामना करते समय आप थोड़ा शांत हो सकते हैं।
क्या आप इस अजीब भ्रम से छुटकारा पा सकते हैं? आप इसे तभी कर सकते हैं जब आप उच्च स्तर पर अभ्यास करें। टी डेफेंग ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि किंगसिन जुए के साथ शुरुआत करना बेहद मुश्किल है। भले ही आप शुरुआत कर लें, लेकिन अभ्यास में सफल होना बेहद मुश्किल होगा। आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। चेन फेई ने गुप्त पुस्तक को खुशी के साथ ले लिया। अंततः उसे उस विचित्रता से बचने का एक और रास्ता मिल गया। जियान्युन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की तरह वे खुद को भ्रम में पड़ने से कैसे रोकते हैं? चेन फेई अभी भी जियान्युन तलवार संप्रदाय के बारे में उत्सुक था। थंडर स्वॉर्ड स्ट्रेंथ, इस तकनीक का अभ्यास करने के बाद आपके पास थंडर की शक्ति होती है और आप अजीब चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरते। जियान्युन स्वॉर्ड सेक्ट में कई ऐसी ही तकनीकें हैं। टी डेफेंग ने कंधे उचका दिए। चेन फेई मुस्कुराया। वो एक शीर्ष संप्रदाय होने के योग्य था। सभी तकनीकें व्यवस्थित थी, इसलिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी। ये चेन फेई की तरह ही है, एक आकस्मिक साधक जिसे सब कुछ एक साथ जोड़ना होता है। चेंग शिन जुए, ची डेफेंग ने पहली बार कीमत नहीं बताई। मुझे नहीं पता कि यह मेरी अंतरात्मा की वजह से है या इसलिए कि मुझे पता है कि कोई भी ऐसी सहायक गुप्त पुस्तक नहीं खरीदेगा। अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली चरित्र को बनाए रखने के लिए चेन फेई स्वाभाविक रूप से हर समय क्यूई और रक्त की गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता है। ये पता चलने के बाद कि चेन फेई का हुआन दान को परिष्कृत कर सकता है, चेन फेई झांग परिवार के रवैये में कुछ बदलाव साफ तौर पर महसूस कर सकता था। यह स्पष्ट था कि झांग परिवार ने चेन फेई को एक अपेक्षाकृत योग्य किमियागर से एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया था जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता था। इस लेख के अनुसार शायद 10 साल से अधिक समय में झांग परिवार लाइट स्पिरिट पिल का नुस्खा देने की पहल करेगा। सेना शहर में घुस गई है, सेना शहर में घुस गई है। कीमिया कक्ष के बाहर अचानक शोर हुआ। जैसे ही चेन फेई बाहर गया, लियू जुन चेन फेई के पास भागा और जोर से बोला, क्या शाही सेना आ रही है? चेन फेई ने भौहें सिकोड़ी। सेना आखिरकार पिंगिन काउंटी में आ गई। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ तैनात होने की योजना बना रहा हूँ या मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। उस रात पिंगिन काउंटी का सबसे समृद्ध रेस्तरां जगमगा रहा था। चाहे वो काउंटी सरकार हो या विभिन्न कुलीन परिवार, वे सभी सेना के जनरलों का मनोरंजन करने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। चेन फेई को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह रेस्तरां की पहली मंजिल पर एक कोने में बैठे रहे। गिलास बदलते हुए रेस्तरां का माहौल जीवंत लग रहा था। चेन फेई कोने में खड़ा था, अपने आसपास के लोगों को देख रहा था। बिना कुछ बोले या बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़े, चेन फेई ने खुद को एक पारदर्शी व्यक्ति माना। भोज तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक कि 2.5 घंटा करीब नहीं आ गया। अगले दिन विभिन्न कुलीन परिवारों ने सेना को आपूर्ति का योगदान देना शुरू कर दिया, जिसमें विभिन्न औषधीय सामग्री और अमृत, चावल, अनाज और मांस, साथ ही बड़ी मात्रा में चांदी शामिल थी। साथ ही सेना में हताहत होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए युवा पुरुषों को सेना में भर्ती किया गया। सेना के आगमन के कारण पूरा पिंगिन काउंटी अत्यंत शोरगुल से भरा हुआ लग रहा था। मेडिकल क्लिनिक के उप प्रबंधक के रूप में चेन फेई न केवल विभिन्न अमृतों की आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं, बल्कि हर्बल अमृत को परिष्कृत करने का कार्य भी करते हैं। निजी तौर पर चेन फेई ने झांग परिवार से कुछ शिकायतें सुनी। जाहिर है कि योगदान का यह स्तर उनके स्वैच्छिक स्तर से कुछ ज्यादा है, लेकिन सेना की ताकत थी और झांग परिवार को उसका अनुसरण करना था। चेन फेई ने सेना में प्रचलित तकनीकों के बारे में पूछताछ करने के लिए अन्य चैनलों का उपयोग किया। अंत में मैं थोड़ा निराश हुआ। अधिकांश सैनिकों की साधना तकनीकें बेहद कठिन थी। केवल उन जनरलों के पास ही अधिक उन्नत कौशल है, लेकिन उनका फैलना बिल्कुल असंभव है। सेना में विभिन्न संसाधन जोड़े गए, लेकिन 5वें दिन शहर के बाहर तैनात सेना अचानक वापस चली गई। पिंगिन काउंटी में जो लोग खाली हो रहे थे, वे थोड़े भ्रमित थे। फिर खबर आई कि विद्रोही पिंगिन काउंटी से 10 मील दूर दिखाई दिए हैं और इस समय पिंगिन काउंटी की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय 38 विद्रोही शहर में प्रवेश करते हैं। अध्याय 38 विद्रोही शहर में प्रवेश करते हैं। अध्याय 38 विद्रोही शहर में प्रवेश करते हैं। खबर सुनकर पिंगिन काउंटी के सभी लोग स्तब्ध रह गए। शाही सेना वास्तव में भाग गई। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर विद्रोही आते हैं तो वे लड़ने के लिए दौड़ पड़ेंगे। पिंगिन काउंटी के कुलीन परिवारों ने इतने सारे संसाधनों का योगदान इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि विद्रोही आकर सीधे उन्हें लूट लेंगे। आखिरकार कभी कभी शाही सेना उनके भोजन और दिखावट पर ध्यान देती है, लेकिन विद्रोहियों को इसकी परवाह नहीं होती। परिणाम अब अच्छा है, शाही सेना भाग निकली है। पिंगिन काउंटी के कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वे विरोध करना चाहते हैं तो वे शहर के दरवाजे बंद करके कुछ समय के लिए विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये समय कितना लंबा चलेगा, ये कुछ हद तक अस्पष्ट है। आखिरकार पिंगिन काउंटी में कोई सेना नहीं है, केवल काउंटी सरकार के अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, और शहर की रक्षा करने के लिए उपकरण भी बहुत सरल है। आगे बढ़ते विद्रोहियों का विरोध करना बहुत मुश्किल है। और एक और समस्या है, अगर वे अंत तक विरोध करते हैं, अगर शहर अंततः टूट जाता है, तो पूरे पिंगिन काउंटी को निश्चित रूप से लूट लिया जाएगा। दूसरे शहरों से आ रही खबरों से पता चलता है कि जब तक प्रतिरोध जारी रहेगा, पूरा शहर जलाए जाने, मारे जाने और लूटे जाने के कगार पर रहेगा। इसी तरह से इतने सारे शरणार्थी पैदा हुए। अगर आप प्रतिरोध न करें और सीधे शहर के सामने आत्मसमर्पण कर दें, तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा बेहतर ही था। उन विद्रोहियों ने शहर पर कब्जा कर लिया और प्रबंधन के बारे में नहीं सोचा। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न संसाधन थे। पिंगिन काउंटी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। दोनों ही विकल्प कठिन है और दोनों ही रास्ते बंद नजर आते हैं। बस एक की मौत खड़े खड़े हुई और दूसरे की मौत घुटनों के बल हुई। 10 मील दूर क्या शाही सेना वापस चली गई है? तान जेनान ने घोड़े पर बैठकर नीचे बैठे जासूसों को देखते हुए पूछा। हाँ, उन सभी को निकाल लिया गया है और हाल के दिनों में वे पिंगिन काउंटी से बहुत सारी आपूर्ति ले गए हैं। जासूस ने अपना सिर नीचे किया और रिपोर्ट दी। ये कितने काये लोग हैं, इतने साहस के साथ वे युद्ध में सेना का नेतृत्व करने का साहस करते हैं। हुआ शिजोग ने उपहास किया। यदि यह लोगों का समूह न होता तो हम गति कैसे प्राप्त कर पाते? और यदि वे पिंगिन काउंटी के आधार पर हमसे लड़ते हैं तो भले ही हम अंत में जीत जाएं, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
तान जेनान ने दूरी पर उभरते शहर को देखा, अपना हाथ हिलाया और पूरी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। चून की शाही सेना यहाँ नहीं है, इसलिए पिंगयिन काउंटी पहले से ही उनके कब्जे में है। चाहे पिंगयिन काउंटी प्रतिरोध करे या न करे, इससे उसकी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता। शाही सेना के विपरीत, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से काम कर रही थी, पिंगयिन काउंटी के लोग इस समय जैनान के बारे में बात करते समय काफी घबराए हुए और संकोची लग रहे थे। ऐसा लगता है कि सभी लोग यहाँ हैं, इसलिए मैं कुछ शब्द कहूंगा। टैन जेनान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। हम जनरल टैन के अनुरोध को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। काउंटी मजिस्ट्रेट ने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ टैन जेनान को देखा। आपके शब्दों से मुझे राहत महसूस हुई, वरना समय आने पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता और वे कहेंगे कि हमने पहले से समझाया नहीं था। टैन जेनान ने काउंटी मजिस्ट्रेट के पीछे नजर डाली और विभिन्न कुलीन परिवारों के लोगों को देखा और कहा, झाओ परिवार के पास 1 लाख टैर चांदी और 1000 बढ़िया लोहे के ब्लेड हैं। ली परिवार के पास 80,000 टैर चांदी और 1000 आधी लंबाई के रतन कवच हैं। जो होम। जैसे ही तान जेनान ने एक एक करके संख्याएं बताई, विभिन्न कुलीन परिवारों के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। इससे उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी और उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मेरा जो परिवार हाल के वर्षों में अनुचित तरीके से काम कर रहा है और इतना पैसा वहन नहीं कर सकता, मुझे उम्मीद है कि जनरल टैन इस मामले में सहयोग करेंगे। हाँ, मेरा जेन परिवार बस एक छोटा सा परिवार है। मैं कहाँ जा सकता हूँ? धन्यवाद। तलवार की रोशनी पूरे लॉबी में फैल गई और इससे पहले कि हर कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, वे खून से लथपथ हो गए। अभी अभी बात करने वाले 2 लोग पहले ही अपने शरीर अलग कर चुके हैं। यह कोई बातचीत नहीं है, यह एक आदेश है। जो ऐसा नहीं कर सकता, वो अब कह सकता है। हुआ शिजोग ने धीरे से ब्लेड को म्यान में वापस डाल दिया और चेहरे पर मजाकिया मुस्कान के साथ विभिन्न कुलीन परिवारों के लोगों को देखा। 2 दिन में पैसे दे दो और 10 दिन में सामान दे दो, चलो। टैन जेनान ने हाथ हिलाया और लॉबी से बाहर निकल गया। ये बातचीत वास्तव में आदेश देने की प्रक्रिया थी। विभिन्न कुलीन परिवारों के लोग एक दूसरे को, विशेषकर जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर सहर उठे। यदि वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते तो वे अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और बिना कुछ अतिरिक्त कहे ही हत्या कर देते हैं। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाने के लिए अपने अपने परिवारों के पास लौटता है। अब आप पैसे से अपनी जिंदगी खरीद रहे हैं। अगर आप पैसे लेने को तैयार नहीं है तो आप काउंटी सरकार के चक्कर में पड़ जाएंगे। अध्याय 39, 3 अमर तलवारें। अध्याय 39, 3 अमर तलवारें। अध्याय 39, 3 अमर तलवारें। काउंटी सरकारी कार्यालय के पिछवाड़े में तान जेनान धीरे धीरे मुक्केबाजी तकनीकों का एक सेट का अभ्यास कर रहा था। मुट्ठी जहां भी निर्देशित होती है, मजबूत बल एक नीरस ध्वनि बनाता है, जैसे कि युद्ध का ढोल जोर से बजता है, जिससे लोगों के दिल अनजाने में कस जाते हैं। थोड़ी देर बाद टैन जेनान ने अपनी गति रोक दी, अपने बगल में हुआ शिजोग को देखा और कहा, क्या तुम्हें पता चल गया है? इसकी जांच पड़ताल करें। हुआ शिजोग ने सिर हिलाया और कहा, पिंगयिन काउंटी में सबसे अच्छी आंतरिक ऊर्जा तकनीक झाओ परिवार की हुआल इंजन है। इसे झाओ परिवार के पूर्वज बाहर से वापस लाए थे। यह जांग प्रशिक्षण क्षेत्र में भी कमजोर नहीं है। ली परिवार की टपकती तलवार और झांग परिवार का स्काइलाक भी है, जो दोनों ही बेहद प्रभावशाली है। 10 दिन बाद इन कौशलों को वापस लाने के लिए किसी को अपने साथ ले आओ। टैन जेनान ने सिर हिलाया। उन लोगों को डर है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। कुछ कुलीन परिवारों को एकजुट करने का कोई कारण ढूंढिए और स्वाभाविक रूप से कोई न कोई हमें अग्रिम मोर्चे पर मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा। हुआ शिजोग अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। इस तरह की चीजें उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। इन कुलीन परिवारों को पैसे और आपूर्ति लेने देना सिर्फ पहला कदम है। दूसरा कदम कुलीन परिवार के एक हिस्से को खाकर उसे साफ कर देना है। इस तरह प्रतिरोध कम से कम हो जाता है और लाभ अधिकतम हो जाता है। वैसे ग्रीन फॉरेस्ट से हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या आप उन्हें स्वीकार करना चाहेंगे? आप इसका पता लगा सकते हैं। टैन जेनान ने एक कप चाय ली, उसे अपने मुंह में डाला और कहा, जब आप उन गुप्त पुस्तकों को प्राप्त कर ले तो उन्हें सीधे मेरे पास भेज दें। अच्छा। हुआ शिजोग ने अपने हाथों को मोड़कर तान जेनान को अध्ययन कक्ष में लौटते देखा। उसकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थी। अगली सुबह झांग परिवार ने चेन फेई को ढूंढा और उसे घास से अमृत निकालने के लिए कहा। झांग परिवार के लिए विद्रोहियों की आवश्यकताओं में चांदी के अलावा बड़ी मात्रा में अमृत और अनाज भी शामिल है। शाही सेना द्वारा एक बार पहले भी कब्जा किए जाने के बाद झांग परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा था। इस समय उन्होंने 10 दिनों के भीतर सभी जरूरी जरूरतें पूरी करने के लिए कहा, जिससे झांग परिवार लगभग एक कोने में सिमट गया। बेशक न केवल झांग परिवार बल्कि पिंगयिन काउंटी के सभी कुलीन परिवारों को यह व्यवहार झेलना पड़ा और हर कोई दुखी दिख रहा था। इस समय जब उनका सामना अधिक शक्तिशाली ताकत से होता है तो आमतौर पर अलग थलग रहने वाले ये कुलीन परिवार आम लोगों से ज्यादा अलग नहीं दिखते। झांग परिवार के अनुरोध का सामना करते हुए चेन फेई ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर सहमत हो गया। हालांकि झांग परिवार के साथ तालमेल बहुत अच्छा नहीं है और पिछली बार कीगली गोली का नुस्खा और भी विरोधाभासी था, लेकिन कुल मिलाकर झांग परिवार रहना जारी रख सकता है। मुख्य रूप से चेन फेई को यह नहीं पता था कि उसे पिंगयिन काउंटी कब छोड़ना चाहिए। दिन ब दिन समय बीतता गया और झांग परिवार हर दिन घास लेने और अमृत वापस करने आता। पिंगयिन काउंटी की सार्वजनिक सुरक्षा धीरे धीरे बदतर होती जा रही है। संयमित सैनिक धीरे धीरे अपना स्वभाव छोड़ रहे हैं। पिंगयिन काउंटी में डकैती और हत्या की घटनाएं सामने आने लगी है। इसका एक बड़ा हिस्सा विद्रोहियों द्वारा किया गया था और कुछ पिंगयिन काउंटी के लोगों द्वारा खुद किया गया था। इस माहौल में कुछ लोगों के दिलों में मौजूद बुराई सीधे बाहर आ जाती है। समय समय पर रोने की आवाजें आती रही। चेन फेई ने सुना लेकिन कोई हरकत नहीं की। इस तरह की चीजें उसकी क्षमता से परे हैं। चेन फेई ने बस कड़ी मेहनत की और कभी भी समय नहीं छोड़ा। मुझे नहीं पता कि यह इस तरह के दबाव के कारण था, लेकिन 5वें दिन चेन फेई ने वास्तव में कीगली गोली की विधि को समझ लिया और पहली बार कीगली गोली को परिष्कृत किया।
कीमिया, लाइट स्पिरिट पिल आरंभ करना 1/100। लाइट स्पिरिट पिल का सरलीकरण किया जा रहा है। सरलीकरण सफल रहा। लाइट स्पिरिट पिल ग्रास रिटन पिल। चेन फेई अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। हाल ही में वो अब बाजार से कोई भी अमृत नहीं खरीद सकता था। अब जबकि लाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत किया जा सकता है, लाइट स्पिरिट पिल आखिरकार कुछ औषधीय सामग्रियों पर निर्भर होकर आत्मनिर्भर हो सकती है जिन्हें चेन फेई ने पहले विशेष रूप से जमा किया था। 8वें दिन चेन फेई ने झांग परिवार से प्राप्त 3 जादुई रहस्यों को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया। गोंग विधि, डेंग यूनजिन, डोगचेन, मूल दुजियांगयुन की तुलना में चेन फेई की सामान्य गति अब पूरी तरह से पिछली गति की स्थिति में सुधार हुई है। लेकिन अब अगर चेन फेई फिर से गति का उपयोग करता है तो उसे ऐसा लगेगा कि वो बिजली की गति से दौड़ रहा है। हालांकि यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, चेन फेई के शरीर कौशल वास्तव में उच्च स्तर तक सुधर गए हैं। 11वें दिन की शाम को चेन फेई ने अपना सिर ठंडे पानी में दबा लिया। एक निश्चित क्षण में दुनिया शांत हो गई। चेन फेई अनायास ही उठ खड़ा हुआ, आसपास के वातावरण को देखा और अपने मन में आने वाले हर विचार को महसूस किया। चेन फेई के मन में स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण की भावना आई। अवचेतन रूप से हाथ में मौजूद लंबी तलवार उठाई और चेन फेई के हाथ से आग के पैटर्न वाली तलवार का इस्तेमाल किया। जाहिर है, मैंने अग्नि पैटर्न तलवार का बहुत पूर्णता से अभ्यास किया है, लेकिन मैंने पहले कभी भी इसे इतनी गहनता से नहीं सीखा जितना अब महसूस कर रहा हूँ। चेन फेई के मन में अचानक एक विचार आया और अमर ने तुरंत रास्ता दिखा दिया। अगले ही क्षण 3 तलवारनुमा रोशनियां चमक उठी और अंततः एक में विलीन हो गई। पूरी सांस तक मध्य हवा में टिमटिमाती रही और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। चेन फेई ने तलवार की रोशनी को खुशी से देखा। अभी अभी उसने अमर मार्गदर्शक का इस्तेमाल एक पल में 3 बार किया। ये पहले पूरी तरह से असंभव था, लेकिन आज उसने ये कर दिखाया। 3 अमर तलवारें, भनभनाना। चेन फेई अपने आप में बड़बड़ा रहा था जब अचानक चेन फेई के मस्तिष्क में चक्कर आने की लहर दौड़ गई और चेन फेई दीवार को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। थोड़ी देर आराम करने के बाद चेन फेई ने अपनी आंखें खोली और पाया कि सब कुछ पर नियंत्रण होने का एहसास गायब हो गया था। अध्याय 40, खाओ और साफ पोंछो। अध्याय 40, खाओ और साफ पोंछो। अध्याय 40, इसे सूखा खाओ और इसे साफ करो। गोंग विधि, किंगजिनजुए, डोगचिन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंगजिनजुए की महान पूर्णता को पूरा करने के बाद ये वास्तव में एक विशेष स्थिति को प्रेरित कर सकता है। चेन फेई ने अभी जो हुआ उसके बारे में सोचा। अपने शरीर और अपने आसपास की चीजों पर उसका जिस तरह का नियंत्रण था, उससे लोग इसके आदी होने से बच नहीं पाते। हालांकि ये स्पष्ट है कि यह स्थिति भी सीमित है, ये थोड़े समय तक चलती है और इसके परिणाम काफी बड़े लगते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद चेन फेई के चक्कर आने में थोड़ी राहत मिली। किंगजिनजुए की विशेष स्थिति का मुकाबला शक्ति में सुधार पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। किसी और चीज का उल्लेख नहीं करना, चेन फेई द्वारा अभी इस्तेमाल की गई 3 अमर तलवार एक नई हत्या की चाल बन सकती है। 3 अमर तलवार एक तलवार चाल है जो ज़ियान्यून तलवार में दर्ज है, लेकिन चेन फेई को उस समय गुप्त पुस्तक का एक टूटा हुआ संस्करण मिला और कई तलवार चालों की व्याख्या लगभग बकवास थी। इसलिए इस 3 अमर तलवार को केवल चेन फेई द्वारा बनाई गई तलवार चाल के रूप में माना जा सकता है। अमर गाइड की तुलना में 3 अमर तलवारें एक में एकीकृत हैं और उनकी शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। शायद यह मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में योद्धाओं के लिए थोड़ा खतरा ला सकता है, लेकिन ये केवल एक मामूली खतरा था। आखिरकार चेन फेई की आंतरिक ऊर्जा का अपना स्तर बहुत कम था और 2 स्तरों पर दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। चेन फेई अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसने तौलिए से अपने चेहरे से पानी पोंछा, अचानक बाहर से आंगन में से दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैनेजर चेन, क्या मैनेजर चेन यहाँ है? लियू जून ने उत्सुकता से चिल्लाया। क्या गलत? चेन फेई ने आंगन का दरवाजा खोला और देखा कि लियू जून की सांस फूल रही थी। चेन फेई को दरवाजा खोलते देख लियू जून जल्दी से अंदर घुस गया और फिर सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। चेन फेई ने लियू जून को अजीब नजरों से देखा, लेकिन उससे आग्रह नहीं किया। झांग परिवार चला गया। लियू जून ने चेन फेई की ओर देखा और फुसफुसाया। क्या? चेन फेई चौंके बिना नहीं रह सका। उसे लियू जून से ऐसी खबर मिलने की उम्मीद नहीं थी। झाओ परिवार ने लोगों का नेतृत्व किया और झांग परिवार को घेर लिया। परिवार का मुखिया मारा गया और कई युवक और युवतियां भी मर गईं। जब लियू जून ने ये कहा तो उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। लियू जून बचपन से ही मेडिकल क्लिनिक में काम कर रहे हैं और हमेशा झांग परिवार को अपने परिवार की तरह मानते हैं। अब जब मैंने अचानक सुना कि झांग परिवार नष्ट हो गया है तो मुझे लगा जैसे आसमान गिरने वाला है। चेन फेई ने विस्तार से पूछताछ की और अंततः मामले की सामान्य स्थिति का पता लगा लिया। पिछले कुछ दिनों की खामोशी की तुलना में झाओ परिवार आज काफी जीवंत लग रहा है। चेन फेई ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। उनमें से कई मेडिकल क्लिनिक के लोग थे। जिंग लाओ। चेन फेई जिंग डेफांग के पास आई और धीमी आवाज में चिल्लाई, चेन फेई, आप यहाँ हैं? जिंग डेफांग ने चेन फेई की ओर देखा और खुद को थोड़ा आह भरने से रोक नहीं पाया। उसने चेन फेई के कंधे पर थपथपाया और कहा, इन दिनों सावधान रहना। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। धन्यवाद श्रीमान जिंग। चेन फेई ने अपना सिर उठाया और जिंग डेफांग पर नजर डाली और देखा कि वो थका हुआ लग रहा था। उसने सोचा कि झांग परिवार का अचानक पतन उसके लिए भी एक झटका था। आखिरकार जिंग डेफांग और झांग परिवार कई सालों से सहयोग कर रहे हैं और झांग परिवार जिंग डेफांग के साथ अच्छा व्यवहार करता है और दोनों पक्षों के बीच अभी भी कुछ स्नेह है। अब जब हम झाओ परिवार में पहुंच चुके हैं तो झाओ परिवार को जिंग डेफांग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आखिरकार जिंग डेफांग लाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सकता है। ये पिंगिन काउंटी में लगभग सबसे उन्नत साधना अमृत है। ऐसा कोई कुलीन परिवार नहीं होना चाहिए जो ऐसी नकदी गाय की उपेक्षा करे। झाओ परिवार का मुखिया जल्दी से हॉल में आया और कुछ सांत्वना भरे शब्द कहे, जिससे मेडिकल सेंटर और मिपो में मौजूद लोगों को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। चेन फेई ने ध्यान से सुनने का नाटक किया, लेकिन उसका ध्यान किसी और व्यक्ति पर केंद्रित था। लिंग हानजुन, डाकुओं का नेता जो पहले शहर में उत्पात मचा रहा था।
चेन फेई को यहाँ उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी और अब वो अभी भी झाओ परिवार के मेहमान हैं, जिससे चेन फेई को आश्चर्य हुआ। चेन फेई ने अपने विचार नहीं छिपाए। शुरुआत में उसने जो चेहरा देखा वो नकली था। अब चेन फेई सिर्फ एक त्वचा प्रशिक्षण क्षेत्र कीमियागर है जो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित है। मैंने सुना है कि भाई लिंग किसी की तलाश कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हाल ही में कोई सुराग मिला है। अगर मेरे झाओ परिवार को मदद की जरूरत है तो कृपया विनम्र न हो। झाओ चेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। झाओ चेंगजी कल रात झाग परिवार को घेरने और दबाने में लिंगहान सेना की ताकत से चकित था। वो हड्डी बनाने के क्षेत्र के शिखर पर है और उसकी चालें गहन और उत्तम है। विद्रोहियों के बीच भी वो एक नेता है। मैंने हाल ही में बहुत से हड्डी बनाने वाले योद्धाओं से मुलाकात की है। क्या पिंगियन काउंटी में हड्डी बनाने वाले क्षेत्र या उससे ऊपर के कोई अन्य प्रसिद्ध स्वामी है? लिंग हानजुन ने दर्शकों में लोगों की ओर देखा और निराशा में दूर देखने लगा। भाई लिंग मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता है? झाओ चेंगजी ने सोचा कि लिंग हानजुन अपने कौशल में सुधार करना चाहता था और मज्जा क्षेत्र में अगली सफलता के लिए तैयारी करना चाहता था। एक दुश्मन ढूंढो और मेरे भाई को मार डालो। लिंग हानजुन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसकी आंखें ठंड से भर गई। कौन इतना साहसी है? भाई लिंग के पास उस व्यक्ति का चित्र है। मैं भाई लिंग के लिए चोर को खोजने के लिए झाओ परिवार को जुटा सकता हूँ। झाओ चेंगजी ने जोर से कहा। मैं इस बारे में काफी समय से सोच रहा हूँ। मुझे डर है कि उस व्यक्ति ने भेस बदलने की कला सीख ली है। उस दिन मैंने जो रूप देखा था वो नकली होगा। लिंग हेंजुन ने भौहें सिकोड़ी। यह एक संभावना थी जिसके बारे में उसने हाल ही में सोचा था। बेशक ये भी संभव है कि वो व्यक्ति पहले ही पिंगियन काउंटी छोड़ चुका हो, इसलिए वो उसे नहीं ढूंढ पाया हो। अध्याय 41 कोई रिफंड नहीं। अध्याय 41 कोई रिफंड नहीं। अध्याय 41 वापसी योग्य नहीं है, लेकिन चाहे वो जियान लियांग की नफरत थी या क्राफ्ट पेपर का टुकड़ा, लिंगहान की सेना उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे मार डालने वाली थी। भेस, ये थोड़ा परेशानी है। झाओ चेंगजी ने एक पल सोचा और कहा, लेकिन मैं भाई लिंग के लिए किसी की सिफारिश कर सकता हूँ। वो भेस बदलने की कला में बहुत जानकार है। वो भाई लिंग के लिए मददगार हो सकता है। ओह, ये कौन है? लिंग हानजुन ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाए। पिंगियन काउंटी में पूर्व हेड कैचर जिंग वेंजियाल थे। झाओ चेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। झाओ परिवार का भोज जल्दी ही समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए। बेचेंग मेडिकल क्लिनिक में पदों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चेन फेई अभी भी डिप्टी मैनेजर है। मुझे लगता है कि झाओ परिवार का प्रबंधन करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसे वैसे ही रखना बेहतर है। झाओ परिवार के दृष्टिकोण से इस स्थिति में कोई भी चालाक होने की हिम्मत नहीं करता है और झाग परिवार के लिए परिणाम अभी भी मौजूद है। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया और सभी की उम्मीदों के विपरीत विद्रोहियों को पर्याप्त आपूर्ति मिल जाने के बाद वे पिंगियन काउंटी छोड़कर नहीं गए, बल्कि वहीं रुक गए। काउंटी सरकार का अस्तित्व केवल नाम मात्र का रह गया है तथा पिंगियन काउंटी में सत्ता में बैठे लोग विद्रोही बन गए हैं। पिंगियन काउंटी के कुछ कुलीन परिवार मोम पर बैठे रहते हैं। उन्हें हमेशा लगता था कि विद्रोही कुछ समय बाद चले जाएंगे। आखिरकार पिंगियन काउंटी के विद्रोही सिर्फ एक सैनिक थे और मुख्य सेना कहीं और थी। यह विद्रोही सेना आपूर्ति लूटने और फिर उन्हें सामान्य सेना को वापस करने जैसा है। आखिरकार अगर शाही दरबार अन्य जगहों पर धीमा हो जाता है तो पिंगियन काउंटी के आकार के विद्रोहियों से निपटना बहुत आसान होगा। अप्रत्याशित रूप से विद्रोही वहीं रुक गए और पिंगियन काउंटी में सब कुछ अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। शहर के दरवाजे खोल दिए गए हैं और सीमित आधार पर आपूर्ति शुरू हो गई है। पिंगियन काउंटी में दुकानें भी खुल गई हैं और सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। लेकिन हर कोई जानता है कि सब कुछ अलग है। आगजनी, हत्या और लूटपाट की घटनाएं पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम हुई है, लेकिन यह अभी भी समय समय पर होता रहता है और यह अपराध विद्रोही ही करते हैं। हालांकि तान जेनान ने अपने अधीन लोगों को नियंत्रित किया है, लेकिन विद्रोहियों की संरचना बहुत जटिल है और आदेशों और निषेधों को लागू करना असंभव है। और भले ही विद्रोही सैनिक गलती करते हो, लेकिन सजा देने वाले विद्रोही खुद ही होते हैं। ये भूत है, अगर सजा उचित हो सकती है। घास लौटाने वाली गोली के बड़े पैमाने पर शोधन ने प्रकाश आत्मा गोली की दक्षता को पूर्णता के स्तर तक बढ़ा दिया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ ही समय में महान पूर्णता को तोड़ना संभव होगा। ऐसी जिंदगी अच्छी लगती है, लेकिन चेन फेई अभी भी पिंगियन काउंटी छोड़कर अन्य शहरों में जाने का रास्ता तलाश रही है। चेन फेई की बांह पर गैंग्रीन हाल ही में बहुत सक्रिय हो गया है। ये स्थिति पहले भी एक बार सन शू का पीछा करते समय हुई थी, जो दर्शाता है कि कुछ अजीब चीज आसपास थी। चेन फेई हाल ही में पिंगियन काउंटी में रह रहा है और उसके आसपास कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन हड्डी का गैंग्रीन इस तरह दिखाई देता है जिससे चेन फेई थोड़ा चिंतित है। इससे पहले चेन फेई ने अपनी पहचान बदलने, विद्रोहियों के बीच घुसने और इस अवसर का लाभ उठाकर पिंगियन काउंटी छोड़ने के बारे में भी सोचा था। अप्रत्याशित रूप से विद्रोहियों ने जाने से इनकार कर दिया, जिससे चेन फेई की योजना सीधे बाधित हुई। क्या हाल ही में शहर के बाहर और भी अजीब चीजें हुई हैं? चेन फेई ने अंधेरे बाजार में ची डेफंग को देखा और पूछा। हाँ, हाल ही में कुछ ठीक नहीं है। ची डेफंग ने सिर हिलाया। अब वो शहर से बाहर जाने के लिए किसी शरणार्थी को काम पर नहीं रख सकता था। अधिक पैसे देने वाले कुलीन परिवारों के अलावा बहुत से लोग अब पिंगियन पर्वत पर जाने की हिम्मत नहीं करते। विद्रोहियों ने अपनी सेना संगठित की और कई बार पिंगियन पर्वत में प्रवेश किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर यह जारी रहा तो कुछ होगा, है ना? चेन फेई ने गहरी आवाज में कहा। कुछ लोग हाल ही में पिंगियन काउंटी छोड़ने के लिए संगठित हो रहे हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको समय आने पर बता दूंगा। ची डेफेंग ने एक पल सोचा और कहा। कितना? यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं है। यदि आप मौके पर भुगतान करते हैं तो संभवतः आपको ठगा जाएगा, इसलिए तैयार रहें। अच्छा, चेन फेई ने सिर हिलाया, थोड़ा राहत महसूस करते हुए। जब तक आप चल सकते हैं पैसे के लिए। कई चेन फेई इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन वो अभी भी यात्रा का खर्च वहन कर सकते हैं। चेन फेई ने अब बहुत सारे घास वापसी अमृत जमा कर लिए हैं और पहले से ही उन्हें डार्क मार्केट में बेचने की योजना बना रहे हैं।
अमृत की वर्तमान बाजार स्थिति के अनुसार यह अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए चेन फेई को अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चेन फी ने हाल ही में पैनल के एक अजीब फंक्शन की खोज की जो आपको वास्तविक धन जमा करने की अनुमति देता है, लेकिन एक बार जब आप इसे डालते हैं तो आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते। रिचार्ज करने के बाद इसे वापस नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग केवल उपभोग को सरल बनाने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में अपने वेतन का उपयोग खुशी पैदा करने के लिए करें। अध्याय 42 पैसा कमाना। अध्याय 42 पैसा कमाना। अध्याय 42 पैसा कमाना। घास बेचकर अमृत वापस पाओ। अंधेरे बाजार में चेन फेई ने फिर से अपना रूप बदल लिया, एक दुकान पर आया और अनिश्चितता से पूछा, हाँ 25 ऑन्स। स्टॉल मालिक ने चेन फेई की ओर देखा और आलस से कहा, इतना महंगा। चेन फेई को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि चेन फेई ने 2 दिन पहले इसकी जांच की थी। उस समय यह अभी भी प्रति पीस 22 युआन था। अप्रत्याशित रूप से यह अब फिर से आसमान छू रहा है। विद्रोहियों के आने से पहले काओहुआन दान का बाजार मूल्य वास्तव में प्रति गोली केवल 12 टेल था। बहुत ज्यादा महंगा मत बनो। तुम्हें पिंगियन काउंटी की मौजूदा स्थिति पता है, ज्यादातर गोलियां सौंप दी गई है, थोड़ी सी दवाएं बचा पाना आसान नहीं है। ये देखकर कि चेन फेई बिना पूछे ही भाग गया, स्टॉल मालिक थोड़ा खुश हुआ और उसने समझाया, ये सच है। चेन फेई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तो फिर आप घास इकट्ठा करते हैं और अमृत वापस करते हैं? आप बेचना चाहते हैं? स्टॉल मालिक मूल रूप से एक कुर्सी पर लेटा हुआ था, लेकिन अब वो सीधा बैठ गया। चेन फेई को देखा और कहा, गुणवत्ता कैसी है? इसे भूल जाओ, गुणवत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। आप हर दिन कितना प्रदान कर सकते हैं, मात्रा बड़ी है और कीमत कहना आसान है। प्रतिदिन 20 या 30 गोलियां अभी भी गारंटीकृत हैं। ठीक है, यदि आप इस मात्रा की गारंटी दे सकते हैं तो मैं आपको प्रत्येक गोली के लिए ये कीमत दूंगा। स्टॉल मालिक ने इशारा किया। चेन फेई ने उसे देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, आपने 25 टेल बेचे, लेकिन आपको केवल 15 टेल मिले। ये बहुत कम है। 15 टेल बहुत है और हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुकान मालिक हंसा। जरूर, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। चेन फेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और मुड़कर जाने की योजना बनाई। अरे मत जाओ, कीमत पर बातचीत हो सकती है। चेन फेई को जाते देख स्टॉल मालिक ने जल्दी से चेन फेई को रोक दिया। अब पेंगियन काउंटी के सभी कीमियागर अमृत को परिष्कृत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो बाहर रह सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन अतिरिक्त 20 या 30 घास वापसी अमृत खरीद सके तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। चेन फेई रुक गया और बिना कुछ बोले स्टॉल मालिक की ओर देखने लगा। आप मुझे कीमत बताइए। चेन फेई को अपनी ओर घूरते देख स्टॉल मालिक ने बेबसी से कहा। चेन फेई सिर्फ इन विक्रेताओं को देख सकता था। आखिरकार इनमें से कई लोग पेंगियन काउंटी के कुलीन परिवारों से थे। औषधीय पदार्थों का एक टुकड़ा हल्का अमृत उत्पन्न करेगा, यही मुख्य बात है। स्टॉल मालिक ने चेन फेई को देखा, एक पल के लिए सोचा और कहा, क्या होगा अगर हम औषधीय सामग्री प्रदान करें, उन्हें एक हल्के अमृत के साथ बदल दें और आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपको 3 टेल चांदी दें? ये थोड़ा कम है, शायद 6 टेल। मुझे ये संख्या पसंद है। चेन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। स्टॉल मालिक ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई। मुख्य रूप से पिंगियन काउंटी में केवल कुछ कीमियागर हैं जो लाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सकते हैं। अब भले ही आप इसकी खेती करना चाहते हो, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि औषधीय सामग्री बहुत तंग है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता है। औषधीय पदार्थों के एक हिस्से को हल्के अमृत के लिए बदलना कोई नुकसान नहीं है। अतीत में यह पागलपन की हद तक लाभदायक होता, लेकिन अब औषधीय पदार्थों का मूल्य आसमान छू रहा है, जिसे केवल बहुत अच्छा ही कहा जा सकता है। मैं पहले तुम्हें औषधीय सामग्री की 3 आपूर्तियां दूंगा और कल तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ठीक है, एक क्षण रुको। स्टॉल मालिक पीछे वाले हॉल में गया, स्टाफ को औषधीय सामग्री लाने के लिए सूचित किया तथा उसी समय मामले की सूचना दी। धूपबत्ती जलाने के बाद औषधीय सामग्री चेन फेई के हाथों में आ गई। चेन फेई ने औषधीय सामग्री की पहचान की और पाया कि कोई समस्या नहीं थी। उसने उन्हें स्टॉल मालिक को सौंप दिया और अंधेरे बाजार से बाहर निकल गया। आधे रास्ते में चेन फेई ने सारे पैसे पैनल में जमा कर दिए और वह अपनी पीठ के पीछे एक रोशनी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लिटिल टेल दिखाई नहीं दिया, जो चेन फेई की उम्मीद से थोड़ा परे था। ऐसा लग रहा था कि स्टॉल मालिक के पीछे का कुलीन परिवार वास्तव में चेन फेई के साथ सहयोग करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, ये केवल पहला दिन था, इसलिए वे जल्दी में नहीं थे और इसे फिर से देखना चाहते थे। कुछ समय तक पिंगियन काउंटी में सावधानीपूर्वक घूमने के बाद चेन फेई अपने किराए के आंगन में लौट आया। अमृत को तुरंत परिष्कृत करने के बजाय चेन फेई ने थोड़ी देर आराम करने के बाद एक गुप्त पुस्तक निकाली। गुयुआन धनुष विधि, धनुष तकनीक पर एक गुप्त पुस्तक। चेन फेई ने ची डेफिंग से कुल 3 ऐसी गुप्त पुस्तकें खरीदी। अगर वो उन्हें फिर से चाहता तो वे चली जाती। धनुष बाण चलाने वाले योद्धा बहुत कम है और विदेशों में फैले योद्धा तो और भी कम है। सेना में धनुष बाण चलाने वाले लोग अधिक हैं, लेकिन वहां के रहस्यों को बाहर प्रकट करना अधिक कठिन है। चेन फेई धनुष कौशल का अभ्यास करना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसे लगा कि उसकी तलवार कौशल कमजोर है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो दुश्मनों से लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता था, विशेष रूप से दुश्मनों को घायल करने की लंबी दूरी की विधि। वास्तव में छिपे हुए हथियारों का अभ्यास करना बुरा नहीं है, लेकिन छिपे हुए हथियारों की दूरी बहुत कम है। चेन फी अब आंदोलन कौशल में सफल है और निकट भविष्य में चेन फी का आंदोलन कौशल में निवेश निश्चित रूप से कम नहीं होगा। इसलिए कम दूरी के भीतर चेन फेई अपने शरीर के कौशल से इसकी पूरी तरह भरपाई कर सकता है। इसके विपरीत जब दूरी बहुत अधिक होती है या दुश्मन बहुत मजबूत होता है तो चेन फेई नजदीकी लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता है। इस समय धनुष और तीर काम आते हैं। चेन फेई को धनुष कौशल का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने वाला दूसरा कारण यह था कि चेन फेई ने हाल ही में अपने हाथों के सभी कौशलों का अभ्यास जोचेन के स्तर तक किया था।
आंतरिक शक्ति साधना का समय निश्चित है और चेन फेई के लिए पूरे दिन अमृत को परिष्कृत करना असंभव है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इतनी औषधीय सामग्रियां नहीं है। अगर होती भी तो चेन फेई इसे परिष्कृत नहीं करता। पैसा कमाने से लोग खुश होते हैं और पैनलों को भी चांदी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सब उसकी ताकत को बेहतर बनाने के उद्देश्य से है। चेन फेई घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगा सकता, इसलिए अन्य काम अच्छे से करने के बाद चेन फेई को अपनी ताकत को स्थिर होने से बचाना चाहिए। दक्षता हासिल करना और अपनी ताकत को धीरे धीरे मजबूत होते देखना अब चेन फेई के जीवन का एक हिस्सा बन गया है और वो इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। अध्याय 43 जांच करें। अध्याय 43 जांच। अध्याय 43 की समीक्षा। गुयुआन गोम विधि की खोज करने के लिए क्या मुझे गुयुआन गोम विधि को सरल बनाने के लिए एक टाइल चांदी खर्च करनी चाहिए? गुयुआन गोम विधि को सरल बनाया जा रहा है। सरलीकरण सफल है। गुयुआन गोम विधि मिश्रित नूडल्स। एक और सरलीकरण परिणाम जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। चेन फेई ने पलकें झपकाई। इस धनुष तकनीक और नूडल्स के बीच क्या संबंध है? सभी में एक मांसपेशी होती है, लेकिन नूडल्स में भी ग्लूटेन नहीं होता। चेन फेई ने मुस्कुराते हुए संग्रहित भोजन में से कुछ ढूंढा, लेकिन उसे नूडल्स नहीं मिले। लेकिन इस समस्या का समाधान आसान है, बस झाओ परिवार से कहो कि कल कुछ भेज दें। अब झाओ परिवार की नजर में चेन फेई सिर्फ एक सोने का काम करने वाला है। अगर आप नूडल्स खाना चाहते हैं तो आपको ये शर्त पूरी करनी होगी। फिलहाल अपनी दक्षता बढ़ाने में असमर्थ चेन फेई ने आज प्राप्त लाइट स्पिरिट पिल के लिए सामग्री निकाल ली। लाइट स्पिरिट पिल की दक्षता अभी भी जोचेन से थोड़ी कम है। अनुमान है कि यह कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी, लेकिन लाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं है और उत्पादित गोली की मात्रा कम नहीं है। चेन फेई अब हल्के अमृत की भट्टी को परिष्कृत कर रहा है और कम से कम 2 गोलियां होंगी। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको 3 गोलियां मिलेंगी। इसलिए डार्क मार्केट में हल्के अमृत के लिए औषधीय सामग्री के एक हिस्से का आदान प्रदान और 6 टैल चांदी की सब्सिडी चेन फेई के लिए एक और बेहद लाभदायक सौदा था। अंतिम विश्लेषण में प्रौद्योगिकी में निपुणता हासिल करना धन के पासवर्ड में निपुणता हासिल करने के बराबर है। तकनीक जितनी उन्नत होगी धन भी उतना ही अधिक होगा। यदि यह कोई अन्य कीमिया मास्टर है, यदि लाइट स्पिरिट पिल का स्तर केवल प्रवीणता स्तर पर है, तो वो केवल एक बर्तन में एक ही उत्पादन कर सकता है और वो केवल कड़ी मेहनत से अर्जित सब्सिडी धन ही कमा सकता है। अगली दोपहर झाओ परिवार ने चेन फेई का अनुरोध सुनने के बाद सीधे नूडल्स का एक डिब्बा भेज दिया। नूडल्स पकाना, अमृत को परिष्कृत करना और आंतरिक ऊर्जा की खेती करना, चेन फेई का शेड्यूल फिर से व्यवस्थित हो गया और भर गया। उसी समय चेन फेई चीफ एफएम से समाचार की प्रतीक्षा करने लगी। अजीबोगरीब गतिविधियों के कारण पिंगियन पर्वत पर इकट्ठा होने वाले विद्रोहियों की संख्या बढ़ने लगी। यह विद्रोही सेना वास्तव में पिंगियन काउंटी को अच्छी तरह से चलाने का इरादा रखती थी। मुझे नहीं पता कि यह विद्रोहियों के प्रयासों के कारण था या नहीं, लेकिन पिंगियन पर्वत में विचित्रता धीरे धीरे कम होती गई और वे अब लोगों को मारने के लिए उतनी तीव्रता से बाहर नहीं आते थे जितनी वे शुरुआत में आते थे। पिंगियन काउंटी में विद्रोहियों के प्रति लोगों का रवैया थोड़ा सुधर गया है। आखिर आम लोग अजीब चीजों से बहुत डरते हैं, लेकिन चेन फेई खुश नहीं था क्योंकि उसके हाथ पर गैंग्रीन की सक्रियता कम नहीं हुई थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर उसे पता न होता कि वो बिना किसी सबूत के इतनी हल्की फुल्की बातें कर रहा है तो चेन फेई वाकई इस स्थिति की रिपोर्ट करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से वे विद्रोही एक छोटे कीमियागर पर भरोसा नहीं करेंगे। तड़क गया। आंगन में थोड़ी सी झूलती हुई लकड़ी की छड़ी चेन फेई के तीर से टूट गई। इस समय पांचों लोग अब और नहीं रोक सके, जोर से चिल्लाए और सभी जमीन पर गिर पड़े। चेन फेई जोर से हंसा, उछल पड़ा और वहां से गायब हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों को किसने भेजा था या फिर बाहर से कोई और भी देख रहा था या नहीं। चेन फेई का डराने धमकाने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। इसका उद्देश्य उन कुलीन परिवारों को यह समझाना है कि इस कीमियागर को नियंत्रित करना आसान नहीं है। इस स्तर की साधना वाला कीमियागर अगर सावधान न रहे तो उल्टा असर करेगा। इसलिए बेहतर है कि वर्तमान सहयोग पद्धति का उपयोग किया जाए जो अधिक सुरक्षित है। चेन फेई को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन खुद को अपनी मूल पहचान से अलग करने के लिए उसने तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको हमेशा कुछ जोखिम उठाने होंगे। अच्छी दृष्टि और औसत तलवारबाजी हो। कुछ ही दूरी पर लिंग हानजुन ने चेन फेई की हरकतों को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। चलो उसका पीछा करते हैं। यह आदमी भेस बदलने में बहुत अच्छा है। मैं तो उसका असली रूप भी नहीं देख सकता। अगर तुम उसे उसका चित्र दिखाओ तो शायद वो कुछ देख सके, जिंग वेंजियांग ने बगल से कहा। अच्छा। लिंग हानजुन ने सिर हिलाया और दोनों आदमी चमक उठे और चेन फेई का पीछा किया। चेन फेई अपने पीछे की कुछ पूंछों से छुटकारा पाने ही वाला था कि अचानक उसने महसूस किया कि 2 बेहद तेज आकृतियां उसकी ओर दौड़ रही हैं। चेन फेई ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और जब वो सोच रहा था कि उसे दूर फेंकने के लिए अपने शरीर के कौशल का उपयोग करना चाहिए या नहीं, तो उसने लिंग हेंजुन की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। अंधेरे बाजार में इन 2 लोगों ने अपनी उपस्थिति को बिल्कुल भी नहीं कवर किया। प्रतिभाशाली लोग बोल्ड हैं। चेन फेई के मन में कुछ विचार थे। जिस व्यक्ति की पहचान उजागर हुई है वो सबसे पहले मारा जा सकता है और लिंगहान सेना के 2 लोग ऐसे नहीं लग रहे थे कि वे लोगों को मारने आए थे। चेन फेई ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के साथ ये देखने का फैसला किया कि वे दोनों क्या कर रहे थे। मुख्य रूप से यदि आप डार्क मार्केट में व्यापार जारी रखना चाहते हैं तो इन 2 लोगों को आसानी से टाला नहीं जा सकता। थोड़ी देर के बाद लिंग हेंजुन और जिंग वेंजियांग चेन फेई के पास आए। क्षमा करें, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिंग वेन ने चेन फेई के साथ अपने हाथ जोड़े, जबकि लिंग हानजुन ने चेन फेई को देखा। कद, आंखें, चेहरा कुछ भी समान नहीं है। बेशक अगर आप सूक्ष्म स्तर पर भेस बदलने की कला का अभ्यास करते हैं तो ये सब बदला जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे। इसके अलावा इस व्यक्ति द्वारा अभी दिखाए गए शारीरिक कौशल उस रात के व्यक्ति से बहुत अलग है। वे अधिक सुंदर और चुस्त हैं और वे पूरी तरह से अलग हैं। एक आकस्मिक साधक के लिए कम समय में अपने शारीरिक कौशल को इस स्तर तक सुधारना लगभग असंभव है। लिंग हानजुन ने अपनी नजर हटा ली और अपनी बाहों से एक चित्र बाहर निकाल लिया।
अध्याय 44 अंतरिक्ष ग्रिड। अध्याय 44 अंतरिक्ष ग्रिड। अध्याय 44 अंतरिक्ष ग्रिड। चेन फेई ने कुछ नहीं कहा, बस उन दोनों को देखा। इस चित्र पर एक नजर डालें और देखें कि क्या आपको इसमें कुछ अजीब बात नजर आती है। जिंग वेनजियांग ने चेन फेई की सतर्क नजर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें संदेह है कि इस व्यक्ति ने भेस की कला का इस्तेमाल किया है, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं। चेन फेई शांत रहे और चित्र लेने से पहले उन्होंने हिरन की खाल के दस्ताने पहन लिए। चित्र की पेंटिंग बहुत अच्छी है और ये लगभग वैसा ही है जैसा कि चेन फेई ने खुद को छिपाने के लिए किया था। इससे यह भी देखा जा सकता है कि उस समय लिंग हानजुन इस घटना से बहुत प्रभावित थे। केवल चित्र से यह बताना कठिन है कि इसमें क्या अंतर है। चेन फेई ने कुछ देर तक नजर घुमाई, फिर अपना सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा। चेन फेई ने सच कहा, आखिरकार चित्र एक पुनर्प्रसंस्कृत चीज थी और इसे अभी भी लिंग हेंजुन के हुक्म के आधार पर अन्य चित्रकारों द्वारा चित्रित किया गया था। अगर कुछ अजीब भी होगा तो चित्रकार के लिए उसे कैद करना मुश्किल होगा। इसलिए यदि आप वास्तव में देखना चाहते हैं कि दूसरों ने भेस का उपयोग किया है या नहीं, तो आपको अभी भी उन्हें आमने सामने देखना होगा। जिस तरह जिंग वेनजियांग ने एक नजर में चेन फेई को पहचान लिया, वैसे ही उसकी वर्तमान उपस्थिति को अनदेखा करना मुश्किल है। क्या ऐसा है? ये दुख की बात है। जिंग वेनजियांग ने लिंग हेंजुन की ओर देखा। वास्तव में जिंग वेनजियांग को भी पता था कि अकेले चित्र से कुछ भी नहीं देखा जा सकता है और लिंग हेंजुन को केवल ये संदेह था कि दूसरों ने भेस तकनीकों का उपयोग किया था। अगर किसी और ने आगे आने के लिए कहा होता तो जिंग वेनजियांग ने बहुत पहले ही मना कर दिया होता और इसे पूरा करना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। लेकिन लिंग हानजुन वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो केवल समय समय पर निरीक्षण करने के लिए डार्क मार्केट में आ सकता था। अब जब वे चेन फेई का पीछा कर रहे हैं तो वे चाहते हैं कि लिंग हानजुन उस पर बारीकी से नजर रखे ताकि पता चल सके कि उसके सामने वाला आदमी संदिग्ध तो नहीं है। बस इतना ही। यह मित्र, क्या वह आमतौर पर चाकू का उपयोग करता है? लिंग हानजुन ने चेन फी की लंबी तलवार पर नजर डाली और पाया कि उसने जो तलवार कौशल देखा था वो औसत दर्जे का था। बेशक आकस्मिक साधकों की चालें साधारण और सामान्य होती हैं, इसलिए ये बहुत अजीब नहीं है। आप क्या पूछना चाहते हैं? चेन फेई ने लिंग हानजुन को सतर्कता से देखा और सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त को एक चाल से 5 लोगों को हराते हुए देखा और मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। क्या हम कुछ चालें सीख सकते हैं? लिंग हानजुन ने चेन फेई को घूरते हुए कहा। मेरे पास बहुत कम प्रतिभा और बहुत कम ज्ञान है, इसलिए मैं अपनी शर्मिंदगी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। चेन फेई ने अपना सिर हिलाया और एक कदम पीछे हट गया। कुछ भी करना असंभव था। चेन फेई के चाकू का इस्तेमाल उसकी पहचान छिपाने के लिए किया गया था। बेशक इस चाकू से अच्छी तरह से मुकाबला करने के लिए चेन फेई ने जानबूझकर एक बुनियादी चाकू तकनीक सीखी और इसे जोचेन के स्तर तक महारत हासिल की। गलतियां। जहां तक अन्य अभ्यासों के सरलीकरण की बात है, चेन फेई की पैसा बनाने की वर्तमान दर के अनुसार ये पर्याप्त से अधिक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पेस ग्रिड में आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। अगर यह चेन फेई की उम्मीद के मुताबिक है तो यह बहुत सुविधाजनक होगा, 5000 टैल की तुलना में कहीं ज्यादा। पैनल का संग्रहित मूल्य तुरंत दर्जनों टैल तक गिर गया। उसी समय चेन फेई की धारणा में उसकी आंखों के सामने एक स्थानिक मेजानाइन दिखाई दिया। चेन फेई के चेहरे पर उत्साह दिखा और वह स्थानिक ग्रिड का अध्ययन करने लगा। आधे घंटे बाद शोध खत्म हो गया और चेन फेई के चेहरे पर आश्चर्य गायब हो गया। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए चेन फेई अपनी ठुड्डी को रगड़ता रहा। यह स्थान वास्तव में चीजों को धारण कर सकता है, लेकिन यह केवल एक ही चीज को धारण कर सकता है। लंबे धनुष को छोड़ने के बाद तीर नहीं डाला जा सकता जब तक कि आप लंबे धनुष को बाहर न निकाल लें और उसमें कुछ और न डाल दें। यह वास्तव में एक स्थानिक ग्रिड है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इसे 5000 टैल में खरीद सकते हैं। चेन फेई ने अपना सिर खुजलाया। इस जगह में केवल 1 क्यूबिक मीटर प्रकाश था, लेकिन अगर आप एक बार में केवल एक ही चीज डाल सकते हैं तो यह सिर्फ एक ही क्रिया के बाद बंद हो जाएगा। क्या यह मुझसे पैसे बचाने और ग्रिड खरीदते रहने के लिए कह रहा है? चेन फेई कमरे में इधर उधर घूमता रहा, लगातार अपने मन में इस स्पेस ग्रिड के पैनल के परिचय के बारे में सोचता रहा। थोड़ी देर बाद चेन फेई थोड़ा रुका और रसोई में आ गया। मेरे सामने चावल का पूरा बैग देखकर मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हुआ। अगले ही पल चावल गायब हो गया और अंतरिक्ष ग्रिड में प्रकट हो गया। चेन फेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसकी आंखों में खुशी थी। चावल रसोई में फिर से दिखाई दिया। चेन फेई ने आगे बढ़कर बैग खोला, जिसमें अंदर बेच चावल के दाने दिखाई दिए। चावल का पूरा थैला उसी मानसिक खींचतान से आगे नहीं बढ़ता और खींचने की कोशिश विफल हो जाती है। तो जब तक आप इसे लपेटते रहेंगे, इसे डिफॉल्ट रूप से एक चीज के रूप में माना जाएगा। चेन फेई ने देरी करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने रसोई में बर्तन और धूपदान एक बोरी में डाल दिए और फिर बोरी को कसकर सील कर दिया। अगले ही पल पूरा बोरा अंतरिक्ष ग्रिड में दिखाई दिया। तो यह इस तरह हो सकता है। चेन फेई आखिरकार अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन पूरे बैग को अंदर और बाहर ले जाना अभी भी थोड़ा असुविधाजनक था। चेन फेई ने एक पल के लिए सोचा और उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। अगली सुबह चेन फेई को झाओ परिवार द्वारा भेजी गई औषधीय सामग्री प्राप्त होने के बाद चेन फेई बाहर चला गया। अतीत की जीवंतता की तुलना में आज पिंगिन काउंटी कुछ हद तक बेजान लगती है। बहुत से लोग जल्दी में चलते हैं और अपना काम खत्म करने के तुरंत बाद घर चले जाते हैं। सड़क पर ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सड़क पर ज्यादातर पुरुष ही थे और चेन फेई नाम की कोई महिला नजर नहीं आई। विद्रोहियों ने जो किया था उसके बारे में सोचते हुए चेन फेई ने हल्की सी आह भरी। अध्याय 45 वैयक्तिकृत। अध्याय 45 वैयक्तिकृत। अध्याय 45 व्यक्तिगत अनुकूलन। कुछ गलियों में घूमने के बाद चेन फेई एक बढ़ई की दुकान पर आया और उसने लगभग 1 घन मीटर आकार का एक कैबिनेट बनाया। कैबिनेट को कई डिब्बों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक डिब्बे में एक दराज या एक छोटा दरवाजा लगा हुआ था। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कल तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी तो ये कैबिनेट थोड़ी खुरदरी हो जाएगी, बढ़ई ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि यह कठिन है तो भी कोई बात नहीं, बशर्ते आप अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हो। जरूर, तो कोई समस्या नहीं है, बढ़ई ने सिर हिलाया।
चेन फेई ने जमा राशि छोड़ दी और जाने के लिए मुड़ा। इस लकड़ी के कैबिनेट का विचार साकार हो पाएगा या नहीं, ये तो कल परीक्षण के बाद ही पता चलेगा। चेन फेई लंबे समय तक बाहर नहीं रहना चाहता था और सीधे वापस जाने की योजना बना रहा था। धनुष तकनीक अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है और अभी भी बहुत सारे अमृत परिष्कृत होने बाकी हैं, इसलिए चेन फेई का समय पूरी तरह से निर्धारित है। कुछ गलियों से गुजरने के बाद चेन फेई की भौहें थोड़ी सी उड़ गई। बिना रुके चेन फेई आगे बढ़ता रहा। चेन फेई के गली के अंत में गायब होने के बाद एक आकृति ने बाएं और दाएं देखा और धीरे धीरे चेन फेई की गति का अनुसरण किया, लेकिन गली के चारों ओर घूमने के बाद चेन फेई गली में दिखाई नहीं दिया। वो आदमी थोड़ा चौंका और जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था, उसने अचानक देखा कि उसके पीछे एक काली छाया आ रही है। तुम मुझसे क्या करोगे? चेन फेई की आवाज सुनाई दी और वह आदमी खुद को अकड़ने से नहीं रोक सका। धीरे से घूमा और चेन फेई को देखा। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था। चेन फेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक पल के लिए अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, खास तौर पर उसके फिगर को। चेन फेई अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका और बोला, शानशियांग, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे कैसे पहचाना? शानजियांग ने अनायास ही कुछ कह दिया और फिर तुरंत अपना मुंह ढक लिया। वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? चेन फेई ने शानजियांग को देखा। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने भेष बदल लिया था, लेकिन उसके शरीर का आकार ज्यादा नहीं बदला था और भेष बदलने वाले व्यक्ति की तकनीक औसत थी, इसलिए चेन फेई ने तुरंत दोष देखा। शानजियांग अभी अभी उसके व्यवहार से थोड़ा नाराज थी। चेन फेई के सवाल का सामना करने पर उसका स्वर थोड़ा नाखुश लग रहा था और उसने कहा, क्या तुम अभी भी उस खेती को पहचानते हो जो झांग परिवार ने तुम्हारे लिए की है? खेती? चेन फी चौंका। खेती? झांग परिवार के नष्ट होने से पहले दोनों पक्षों के बीच एक सहकारी संबंध होना चाहिए और उन्हें लाइट स्पिरिट पिल के लिए एक नुस्खा भी दिया गया था। चेन फेई ने रुककर नहीं देखा, उसके चेहरे पर बस मुस्कुराहट थी। निश्चित रूप से कुछ लोगों के लिए सच्चाई वास्तव में कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वे हमेशा अपनी ही दुनिया में जीते हैं। आंगन में वापस जाओ और अमृत को परिष्कृत करो, अभ्यास करो और हमेशा की तरह अपनी दक्षता में सुधार करो। जैसे ही रात हुई, चेन फी अंधेरे बाजार में नहीं गया, लेकिन उसने गोलियां रख ली, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह फिर से लिंग हंजुन से मिलने के बारे में चिंतित था। लिंग हंजुन ने चेन फेई को बेहद ठंडा एहसास दिया। ये कहना मुश्किल है कि इस तरह का व्यक्ति किस तरह की चीजें करेगा। हालांकि दूसरे पक्ष को अब उस पर शक नहीं था। चेन फेई को लगा कि यह सुरक्षित था। किसी भी स्थिति में अमृत को कुछ दिनों तक रखने और फिर उसे बेचने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली सुबह चेन फेई ने बढ़ई की दुकान से अपनी विशेष रूप से निर्मित लकड़ी की अलमारी वापस ले ली। मैंने थोड़े और पैसे खर्च किए और बढ़ई की दुकान से सामान मेरे दरवाजे तक पहुंचाने को कहा। लोगों के जाने का इंतजार करने के बाद चेन फेई ने लकड़ी के कैबिनेट के कुछ दराज खोले और कुछ दवा की बोतलें और जड़ी बूटियां भर दी। फिर दराज को बिना कोई गैप छोड़े पीछे धकेल दिया। चेन फेई ने घबराकर लकड़ी के कैबिनेट को देखा और उसका मन उस ओर आकर्षित हो गया। अगले ही पल पूरी लकड़ी की कैबिनेट गायब हो गई और अंतरिक्ष ग्रिड में दिखाई दी। ये काम करता है। पहला कदम पूरा करने के बाद चेन फेई अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका, लेकिन प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला प्रयास ही महत्वपूर्ण है। स्पेस ग्रिड में चेन फेई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लकड़ी के कैबिनेट के एक दराज को धक्का देकर बाहर निकाला। जैसे ही गैप दिखाई दिया, दराज में संग्रहित औषधीय सामग्री गायब हो गई और चेन फेई के हाथ में आ गई। अच्छा, चेन फेई अब बहुत खुश थी, क्योंकि अपेक्षित कार्य पूरी तरह से संपन्न हो गया था। दराज के माध्यम से अंतराल बनाया जाता है। अंतरिक्ष ग्रिड निर्णय में अन्य चीजों को जोड़ता है और फिर चेन फेई अंतरिक्ष ग्रिड से बाहर निकलने का एक रास्ता चुनता है। ये कहना जटिल लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक विचार मात्र है। औषधीय सामग्रियों को अंतरिक्ष ग्रिड में पुनः वापस लाना असंभव है, जब तक कि औषधीय सामग्रियों को रखने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को नहीं बुलाया जाता। यह अभी भी उस वास्तविक स्थान से थोड़ा दूर है जहां आप इसे अपनी इच्छानुसार संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन चेन फेई भी संतुष्ट था। कम से कम चेन फेई की डिजाइन के तहत स्पेस ग्रिड पहले से ही बहुत सारी चीजें रख सकता है। चेन फेई ने लकड़ी की अलमारी मंगवाई और कुछ ऐसी चीजें दराज में रख दी जिन्हें देखना असुविधाजनक था। आदेश के अनुसार चेन फेई ने प्रत्येक दराज में क्या रखा जाना चाहिए, इसकी विस्तृत व्यवस्था की थी। यहाँ तक कि धनुष और तीर को स्टोर करने के लिए भी चेन फेई ने लकड़ी के कैबिनेट में अपेक्षाकृत बड़ी जगह बनाई। अब आपको बहुत अधिक गोलियां होने और उन्हें रखने के लिए जगह न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आधे घंटे बाद झाओ परिवार से कोई आया। बूढ़ा ज़ेंग गंभीर रूप से घायल है और मुझे डर है कि वह निकट भविष्य में प्रकाश अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होगा। आपको सौंपा गया अमृत कार्य और भी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं वापस जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकता हूँ। झाओ जिया ने चेन फेई को देखा और गहरी आवाज में कहा। अध्याय 46, बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मार डालो। अध्याय 46, बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मार दो। अध्याय 46, बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना। श्री ज़ेंग गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकते हैं? चेन फेई ने पहले कोई अनुरोध नहीं किया, बल्कि पहले ज़ेंग डेफांग के बारे में पूछा। लोगों का एक समूह ज़ेंग लाओ के निवास पर पहुंचा। हालांकि वहां एक नर्सिंग होम था, लेकिन वे अंत में ज़ेंग लाओ को मौत से बचा सकते थे। झाओ जिया ने अपने दांत पीस लिए। उसे अभी भी नहीं पता कि यह किसने किया। झाओ परिवार अब जांच तेज कर रहा है। अगर कोई सुराग मिला तो पागलपन भरा बदला लिया जाएगा। चेन फेई ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में झांग सीनान जैसे लोगों के बारे में विचार कौन रहे थे। क्योंकि शानशियांग चेन फेई से मिलने आया था, तो स्वाभाविक रूप से ज़ेंग डेफांग जैसे मेडिकल सेंटर के बूढ़े लोग उसे जाने नहीं देंगे। चेन फेई को उम्मीद नहीं थी कि वे लोग ज़ेंग डेफांग को गंभीर रूप से घायल कर देंगे। झाओ जिया के अनुसार वे लोग ज़ेंग डेफांग को सीधे मारना चाहते थे। क्या बंदरों को डराने के लिए मुर्गियों को मारना सही है, या फिर क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि झाओ परिवार के पास अमृत खत्म हो गया है और वह इसे देने में असमर्थ है और विद्रोही उन पर आरोप लगा रहे हैं?
मैंने सुना है कि मेरे घर में चांग फू डैन का बचा हुआ नुस्खा पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ। झाओ परिवार ने अपना काम का बोझ बढ़ा दिया और कहा कि वे अनुरोध कर सकते हैं। चेन फेई के विचार में इस तरह का अनुरोध सबसे अच्छा अर्थहीन है। यदि आप वास्तव में कोई बड़ी मांग करते हैं तो झाओ परिवार सहमत नहीं हो सकता है। आंतरिक शक्ति तकनीक के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें किंगलिंग दान की विधि भी नहीं दूंगा, इस डर से कि तुम मौजूदा औषधीय सामग्री बर्बाद कर दोगे। इसमें केवल बेकार के टुकड़े हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बिल्कुल भी बेकार नहीं है और यह बिल्कुल उपयुक्त है। झाओ जिया चेन फी के अनुरोध से थोड़ा हैरान था, लेकिन सिर हिलाया और कहा, मैं वापस जाऊंगा और रिपोर्ट करूंगा कि एल्केमिस्ट चेन हाल ही में सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और ये 2 लोग आपकी रक्षा करने के लिए रहेंगे। 2 दिनों के बाद हम आंगन किराए पर लेंगे और सभी को स्थानांतरित कर देंगे। कीमियागर ने व्यवस्था की है। प्रकाश अमृत को परिष्कृत करने वाले अधिकांश कीमियागरों को झाओ हवेली में नियुक्त किया गया था, क्योंकि वे सभी अपने बच्चों को साथ लेकर आए थे। इसलिए झाओ हवेली कुछ ही समय में पूरी तरह से भर गई। अभी भी कुछ लोग हैं जो संयमित होने के लिए तैयार नहीं है और झाओ हवेली उन्हें बचाने के लिए कर्मियों की व्यवस्था करती है। वास्तव में जेक डेफांग के पक्ष जैसे लोग तैनात थे, लेकिन जिन्होंने हमला किया वे बहुत कुशल थे और उन्हें रोक नहीं पाए। ये काम का समय है। चेन फेई ने अपना हाथ झाओ जिया को सौंप दिया और वहां से चली गई। झाओ परिवार की 2 नर्सें चेन फेई के पीछे पीछे आंगन में चली गई। चेन फेई ने उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था की। आमतौर पर वे आंगन में ही रहते और पहरेदारी करते। नर्सिंग होम बाहर है, जो चेन फेई की हरकतों को थोड़ा प्रभावित करता है। अगर वो बाद में झाओ हवेली में चला जाता है तो ये प्रभाव और भी अधिक होगा। लेकिन सौभाग्य से चेन फेई जल्द ही पिंगियन काउंटी छोड़ रहे हैं, इसलिए ये प्रभाव कुछ दिनों तक नहीं रहेगा। चेन फेई ने अपनी कलाई पर निशान पर नजर डाली। हड्डी से जुड़े गैंग्रीन की गतिविधि बढ़ रही है। चेन फेई ने अगले कुछ दिनों में ची डेफेंग से पूछने का मौका ढूंढने का फैसला किया कि टीम कब रवाना होगी। इस तरह की अस्पष्ट तात्कालिकता की भावना बहुत निराशाजनक है। डिंग! चेन फेई की लंबी तलवार की नोक खंजर से टकराई और झांग जियानपिंग की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। अगर यह उसके असाधारण प्रशिक्षण और उत्कृष्ट शारीरिक कौशल के लिए नहीं होता तो वो अभी तलवार के वार को चकमा नहीं दे पाता। झांग जियानपिंग ने चेन फेई को डरते हुए देखा। ऐसी तलवार चालें एक साधारण साधक के लिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पिंगियन काउंटी में भी तलवार चालों की ऐसी विरासत नहीं होनी चाहिए। ये जानते हुए कि उसके सामने वाले व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, झांग जियानपिंग ने अपना दाहिना पैर जमीन पर रखा और बिल्ली के बच्चे की तरह पीछे की ओर उड़ गया। चेन फेई की तलवार की चाल अचानक बदल गई, जैसे आग की लपटें फूट रही हो, और तलवार की चाल ने झांग जियानपिंग को पूरी तरह से घेर लिया। उसकी हरकतें अवरुद्ध हो गईं और झांग जियानपिंग को अपने सामने हमले का विरोध करना पड़ा। थोड़ी देर बाद झांग जियानपिंग ने राहत की सांस ली। हालांकि यह तलवार चाल असाधारण है, फिर भी यह स्वीकार्य सीमा के भीतर है। अब हमें बस उस अलौकिक तलवार के लिए तैयार रहना है और कुछ नहीं है। दोनों ने पलक झपकते ही दर्जनों चालें बदल ली और चेन फेई को अपनी वर्तमान ताकत के बारे में अधिक व्यापक समझ हो गई। अमर मार्गदर्शक निस्संदेह एक शक्तिशाली मारक चाल है, लेकिन अस्थि निर्माण क्षेत्र के सच्चे स्वामी के लिए यदि छिपकर किया गया हमला विफल हो जाता है तो इससे बचना आसान होगा। आखिरकार ये बिना किसी अनुवर्ती कार्रवाई के सिर्फ एक चाल है। अब झांग जियानपिंग की तरह बनना आसान है, बस एक तलवार को रोको और ठीक हो जाओ। हालांकि फायर पैटर्न तलवार भी अच्छी है, ये चेन फेई के अपने साधना स्तर तक सीमित है, इसलिए लोगों को मारना मुश्किल है। चेन फेई ने झांग जियानपिंग की ओर देखा, जो धीरे धीरे परेशानी से बाहर निकल रहा था और उलझना बंद कर दिया था। चिंग शिनजुए 3 अमर तलवार। झांग जियानपिंग, जो इससे आसानी से निपट रहा था, ने पाया कि उसके चारों ओर की तलवार की ऊर्जा अचानक गायब हो गई और फिर उसने एक सफेद रोशनी को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। मैं तो बस आपके कदम का इंतजार कर रहा हूँ। ये सोचकर कि चेन फेई का कौशल खराब था, झांग जियानपिंग ने चिल्लाया और उसके सामने खंजर को रोक दिया। जब तक वो इस तलवार को फिर से अवरुद्ध करता है, झांग जियानपिंग टक्कर के बल का लाभ उठा सकता है और यहाँ से निकल सकता है। और चेन फेई की 3 चालें देखने के बाद झांग जियानपिंग को भी लगा कि अगर वो पैसा बर्बाद करना जारी रखता है तो उसे जीतना चाहिए। अगले ही पल सफेद रोशनी गायब हो गई और चेन फेई स्थिर खड़ी रही। झांग जियानपिंग ने खंजर थाम लिया और चेन फेई को खाली नजरों से देखा। वो अचानक लड़खड़ाकर पीछे हट गया। कुछ समय बाद उसके दिल में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। उसके खंजर ने चेन फेई की तलवार को नहीं रोका। अच्छी तलवारबाजी। झांग जियानपिंग ने चेन फेई को देखा, धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर मिट्टी तुरंत खून से भीग गई। अध्याय 47 बिजली की तरह आता है। अध्याय 47 गरज के समान आता है। अध्याय 47 गरज के समान आता है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि 3 अमर तलवार मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र से निपट सकती है, लेकिन ये थोड़ा आशावादी लगता है। चेन फेई ने खुद से कहा, वास्तविक युद्ध के बिना केवल निर्णय पर निर्भर रहने से कई चीजों में भारी विचलन होगा। जियान लियांग और झांग जियानपिंग दोनों ही बोन फोजिंग दायरे में हैं, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता बहुत अलग है। अपने शत्रु को कभी कम मत समझो, अन्यथा आप उन्हें देख नहीं सकेंगे क्योंकि आप पहले ही मर चुके होंगे। गंदा आंगन और जमीन पर पड़े शवों को देखते हुए योजना कुछ हद तक बाधित हो गई है। जब झाओ परिवार से कोई कल आएगा तो चेन फेई को यह नहीं पता कि इसे कैसे समझाया जाए। मेरे सामने 3 लोग एक साथ मर गए। इस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि 2 नर्सिंग होम के गर्दन के घाव बहुत साधारण थे। पहली नजर में ऐसा लगा कि उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, इसलिए उसे सीधे मार दिया गया। ऐसा लगता है कि वर्तमान पहचान का उपयोग नहीं किया जा सकता। चेन फेई ने हल्की सी आह भरी, तीनों लोगों के शवों को थोड़ा सा संसाधित किया और उन्हें अन्य जीर्ण शीर्ण प्रांगणों में फेंक दिया जहां कोई नहीं रहता था। झांग जियानपिंग के पास कुछ चांदी के सिक्के थे, लेकिन चेन फेई की कल्पना के अनुसार कोई गुप्त पुस्तक नहीं थी। झांग जियानपिंग की विरासत स्पष्ट रूप से असाधारण थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि चेन फेई को अभ्यास करने का मौका नहीं दिया गया।
चेन फेई घर लौट आया और सभी आवश्यक चीजों को लकड़ी के कैबिनेट में भर दिया और फिर लकड़ी के कैबिनेट को अंतरिक्ष ग्रिड में रख दिया। फिर वह अपना रूप बदलकर अंधेर बाजार में आ गया। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। 3 दिन बाद हवा और पत्थर एक साथ इकट्ठे हुए। तब तक इंतजार मत करो जब तक बहुत देर न हो जाए। देर मत करो। स्टाल के सामने ची डेफिंग ने चेन फेई को आते देखा, जल्दी से उसे घर के अंदर खींच लिया और गहरी आवाज में कहा, अच्छा। उसे पूछने से पहले ही वो जानकारी मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी और चेन फेई अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। लेकिन वह आखिरकार पिंगियन काउंटी छोड़ रहा था। चेन फेई की अंतिम सीमा 7 दिन थी। अगर 7 दिनों के भीतर छोड़ने की कोई खबर नहीं मिली तो चेन फेई अकेले ही चले जाएंगे। पहले तो उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब उसके पास अधिक जगह है, वो बहुत सारी चीजें उठा सकता है जिससे चेन फेई को अधिक आत्मविश्वास मिलता है। बेशक ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हड्डी पर गैंग्रीन के निशान से चेन फेई को ऐसा महसूस होता है कि उसके गले में कोई समस्या है। ये जानते हुए कि कुछ होगा, वो स्वाभाविक रूप से जितना हो सके उतना भाग गया। 3 दिन बाद चेनशी, इसे याद रखना। चेन फेई के जाने से पहले ची डेफिंग ने एक और निर्देश दिया। चेन फेई ने अपना हाथ हिलाया और घर से बाहर चला गया। अंधेरे बाजार में कई अंधेरी जगहों पर घूमने के बाद चेन फेई ने फिर से अपना रूप बदला और उस दुकान पर आया जहां उसने अमृत खरीदा था। आप आए। ओह, दर्द की एक और चीख। एक और व्यक्ति गिर गया। अभी भी एक तीरंदाज। इस बिंदु पर लिंगहान सेना द्वारा लाए गए 2 तीरंदाज जमीन पर गिर गए। वहां जाओ, चार्ज करो। लिंग हांजुन ने अपना सिर घुमाया, मौके से गायब हो गया और चेन फेई की स्थिति की ओर दौड़ा। अन्य विद्रोहियों ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और लिंगहान सेना के नक्शे कदम पर चले। ऊंचाई पर चेन फेई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके हाथ में धनुष और तीर एक एक करके विद्रोहियों की ओर बढ़ने लगे, जिससे लिंगहान सेना की ओर से आंखें मूंद ली गईं। ओह, चीखें अंतहीन थीं और लिंगहान के सैन्य की माथे की नसें उजागर हो गई थीं। इससे पहले कि वे आधे रास्ते तक भी भागते, उसके हाथों में मौजूद ज्यादातर लोग पहले ही मर चुके थे। ये सभी लोग उसके पूर्व अधीनस्थ थे जो अब विद्रोहियों में शामिल हो गए थे। दूसरे शब्दों में, यदि ये सभी लोग मर जाते हैं तो लिंगहान सेना के लिए उन पर हुक्म चलाना उतना आसान नहीं होगा जितना अब है। आप रुक जाइए। लिंग हांजुन गुस्से से चिल्लाया और चेन फेई की ओर दौड़ता रहा। चेन फेई ने यंत्रवत धनुष खींचा और तीर चलाया। उसकी पीठ के पीछे तरकश में मौजूद तीर खाली हो गए थे और जल्द ही तीरों का एक नया जत्था दिखाई देने वाला था। चेन फेई के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। विद्रोही जहां थे वहीं रुक गए, एक दूसरे की रक्षा करते हुए, और चेन फेई के तीरों से खतरा बहुत कम हो गया। अधिक से अधिक ये कुछ नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये पहले की तरह हत्या को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। चेन फेई ने अपनी नजरें घुमाई और लिंगहान सेना को करीब आते देखा। उसके हाथ में धनुष और बाण लिंगहान सेना की ओर उड़े। कैंग लिंग हेंजुन ने अपनी तलवार के एक वार से तीरों को हटा दिया। इस ताकत के तीरों से उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन अपरिहार्य रूप से लिंगहान सेना की गति धीमी हो गई। चेन फेई को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो लिंगहान की सेना को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, और उसने लिंगहान की सेना पर तेजी से धनुष और बाण चलाए। धनुष तकनीक के विभिन्न रहस्य चेन फेई के दिमाग में घूम रहे थे और लिंगहान की सेना की गति धीमी और धीमी होती जा रही थी। 10 से अधिक सांसों के बाद चेन फेई के पीछे तरकश में मौजूद तीर अंततः खाली हो गए। लिंग हांजुन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और जैसे ही वो चेन फेई पर झपटने वाला था, उसने चेन फेई के चेहरे पर भी मुस्कान देखी। जैसे ही उसका चेहरा हिला, चेन फेई मौके से गायब हो गया। निकाले जाते हैं लिंग हांजुन की कुछ हद तक सुस्त आंखों में चेन फेई अविश्वसनीय गति से दूर चला गया। इस तरह की हरकत इतनी तेज थी कि लिंग हेंजुन की पीछा करने की इच्छा दब गई। नई प्राप्त गुप्त तकनीकों और अमृतों के इस्तेमाल के बाद भी वो पकड़ नहीं सका। ये बहुत बदमाशी है। अध्याय 48, सब कुछ तैयार है। अध्याय 48, सब कुछ तैयार है। अध्याय 48, सब कुछ तैयार है। लिंग हांजुन वहीं रुक गया और गुस्से में था। असहाय होकर चेन फेई को जाते हुए देख रहा था। कुछ भी करने में असमर्थ था। अगर 2 तीरंदाज वहां हैं, तो वे इसे थोड़ा रोक सकते हैं। अंत में वे 2 लोग सबसे तेजी से मर गए। तुम बच नहीं सकते। लिंग हांजुन ने अपने दांत पीस लिए और अपने आदमियों की चोटों की जांच करने के लिए पीछे मुड़ा। दूसरी ओर चेन फेई अंधेरे बाजार से निकलने के बाद वो जल्दी से काउंटी में एक अन्य किराए के आंगन में लौट आया। पिंगियन काउंटी में चेन फेई ने कई आंगन किराए पर लिए ताकि अप्रत्याशित परिस्थितियों में रहने के लिए एक नया स्थान मिल सके। इस धनुष तकनीक का उपयोग करना आसान है, लेकिन ये लंबा धनुष थोड़ा कमजोर है। चेन फेई ने जब सोचा कि अभी क्या हुआ तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बात बस इतनी है कि धनुष और बाण की शक्ति अभी भी थोड़ी कमजोर है। मांस प्रशिक्षण क्षेत्र से निपटने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हड्डी गड़ने वाले क्षेत्र से निपटने के लिए ये पर्याप्त है। विशेष रूप से लिंगहान सेना के लिए, जो अस्थि निर्माण क्षेत्र में एक नेता है, धनुष और तीर लगभग सजावट की तरह है। जब आप अन्य स्थानों पर जाएंगे तो आपको एक अच्छा धनुष खरीदने का अवसर मिलेगा और साथ ही आपकी साधना का स्तर पीछे नहीं रहेगा। चेन फेई ने मन ही मन सोचा कि आंतरिक शक्ति ही तो आधार है, अन्यथा भले ही उसके सामने एक अच्छा धनुष हो, लेकिन अगर वो उसे खींच नहीं पाया तो वो व्यर्थ हो जाएगा। चेन फेई ने स्पेस ग्रिड में लकड़ी की कैबिनेट निकाली और अपने हाथ में मौजूद चांदी को अलग अलग ग्रिड में अनुपात के अनुसार संग्रहित किया। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगली सुबह झाओ परिवार हमेशा की तरह औषधीय सामग्री देने गया और फिर कई कीमियागरों को मृत पाया। जब वे चेन फेई के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर केवल खून के धब्बे देखे और लोग पूरी तरह से गायब हो गए थे। आप जीवित लोगों को नहीं देख सकते और यदि आप मर भी गए हो तो भी आप लाशों को नहीं देख सकते। झाओ परिवार पूरी तरह से उग्र हो गया और विद्रोहियों के साथ मिलकर काम करने वाले लोगों ने पिंगियन काउंटी में चौतरफा तलाशी शुरू कर दी। चेन फेई को नहीं पता था कि झांग सीनान और अन्य लोग मिल गए हैं या नहीं। चेन फेई ने एक साधारण व्यक्ति की तरह काउंटी में खरीदारी शुरू कर दी। भोजन, पानी, जो भी चेन फेई को आवश्यक लगता है वो उसे खरीद लेता है। सिर्फ एक दिन में चेन फेई ने जगह में लकड़ी की अलमारियां भर दी।
खाना, खास तौर पर सबसे ज्यादा तैयार की जाने वाली चीज है। जंगल में खाना मिलना अभी भी पक्का है, लेकिन चेन फेई को चिंता थी कि कुछ असामान्य हो जाएगा। वैसे भी जगह थी और वजन उठाने में कोई समस्या नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वो जितना हो सके उतना उठा सकता था। जैसे ही कियान जिजियान की बात सामने आए, सभी लोग हंगामे में आ गए। ये कीमत अधिकांश लोगों की अपेक्षाओं से अधिक है। भले ही वे सभी योद्धा हैं, लेकिन इस पैसे को बचाना बेहद मुश्किल है। 300 टेल थोड़ा महंगा है, क्या ये सस्ता हो सकता है? यानी हम रास्ते में एक दूसरे की मदद करेंगे। आपने जो 300 टेल मांगे हैं वो थोड़ा ज्यादा है। कोई बोलने से खुद को रोक नहीं सका। चेहरे पर मुस्कान के साथ कियान जिजियान ने अपना हाथ उठाया और उसे दबाते हुए कहा, ये थोड़ा महंगा है। यदि आप पैसे नहीं देना चाहते हैं तो हम बस एक अलग तरीका अपना सकते हैं। कियान ने आपको पैसे देने के लिए मजबूर नहीं किया, ये स्वैच्छिक है, बस इतना ही। कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब बाहर युद्ध की अराजकता थी और कोई कारवां नहीं था। उन्हें अकेले दूसरे शहरों में जाने देना वाकई थका देने वाला था। यहाँ तक कि योद्धा भी अपवाद नहीं थे। बॉस कियान, अगर आप ये पैसा देते हैं तो आप रास्ते में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम केवल इतना कह सकते हैं कि समय आने पर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। कियान जिजियान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इस पैसे से मैं सावधान रहूंगा और पिंगिन काउंटी में ही रहूंगा। अन्य स्थानों पर लंबी दूरी की यात्रा करने की क्या जरूरत है? किसी ने ठंडी सांस ली और वापस जाने के लिए मुड़ गया। कुछ लोग हिचकिचाए और टीम से अलग हो गए। थोड़ी देर बाद वहां केवल 6 लोग ही बचे थे। चेन फेई ने आश्चर्य से ची डेफन को देखा। वो पैसे का लालची था और चेन फेई की बाहों में सारी नकली दवाइयां भर देना चाहता था। वो वास्तव में ये 300 टेल खर्च करने को तैयार था। यहाँ लोग कम हैं, लेकिन ये सुरक्षित है। जब अन्य लोग चले गए तो कियान जिजियांग ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाते हुए कहा, सभी लोग कृपया भुगतान करें। यहाँ 300 ताइल। ची डेफन सबसे पहले आगे बढ़े और उन्होंने चांदी के सिक्के कियान जिजियांग के हाथों में सौंप दिए। किसी ने पैसे सौंपे और जब दूसरों ने ये देखा तो उन्होंने भी चांदी सौंप दी। चेन फेई ने जानबूझकर उसकी पीठ के पीछे बड़े पैकेज में 500 टेल चांदी भर दी, बस किसी भी स्थिति के लिए। इस समय उसने चांदी के सिक्कों की गिनती भी की और उन्हें कियान जिजियान को दे दिया। जरूर, अब जब हम साथ साथ ही जाने वाले हैं तो कृपया अपना थोड़ा परिचय दे ताकि हम रास्ते में एक दूसरे का ख्याल रख सके। कियान जिजियान ने चांदी की चांदी रख दी और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। अध्याय 49 पहाड़ी गांव। अध्याय 49 पहाड़ी गांव। अध्याय 49 पर्वतीय गांव। यानकिंग, यानडिंग, 2 तलवारें। एक जोड़े ने अपने हाथों में लंबी तलवारें दिखाते हुए कहा। ची डेफन, छड़ी विधि, फेंग यू, बैसाखी। एक बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में बैसाखी थपथपाई। चेन फेई ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और हल्का सा सूंघा। उसकी नाक की नोक पर मछली जैसी मीठी गंध तैर रही थी। ये बहुत जहरीली गंध थी। आपकी पसंदीदा कहानियां novelhall.com पर। चेन म्यू, धनुष कौशल। चेन फेई ने उसकी पीठ पर लंबे धनुष को थपथपाया। ठीक है, देर हो रही है, चलो चले। हम यहाँ से जिंगफेन शहर जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 5 दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। कियान जिजियांग ने सिर हिलाया और सबसे पहले आगे बढ़ गया। उसके बाद अन्य लोग भी आगे बढ़ गए। वे सभी योद्धा हैं। शारीरिक शक्ति और चाल कौशल दोनों के मामले में वे आम लोगों की तुलना में बहुत तेज हैं। हालांकि इसकी तुलना घोड़ों से नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी गति निश्चित रूप से धीमी नहीं है। चेन फेई ने पीछे मुड़कर पिंगिन काउंटी की ओर देखा, क्योंकि वो कई मील दूर था। चेन फेई उस समय केवल कुछ धुंधली रूपरेखाएं ही देख पा रहा था। इस काउंटी में कुछ महीने रहने के बाद मैं एक ऐसे मजदूर से जो मांस का एक टुकड़ा भी नहीं खा सकता था, अब कौशल हासिल करने लगा हूँ। चेन फेई थोड़ा भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाया। चेन फेई ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाह पर बने निशान पर नजर डाली। पिंगियन काउंटी से जितना दूर होता गया, निशान उतना ही कम सक्रिय होता गया। पहले चेन फेई को थोड़ी चिंता थी कि क्या यह निशान शक्तिशाली विचित्रता को आकर्षित करेगा। अब ऐसा लगता है कि यह निशान केवल चेन फेई के लिए एक नकारात्मक स्थिति जोड़ता है। अगर किसी आम आदमी को इस तरह का निशान मिला होता तो अब तक वो सूख चुका होता। चेन फेई ने तेजी से प्रगति की, लेकिन निशान को दबा दिया। बेशक एक और संभावना भी है। पिंगियन काउंटी में भोजन के इस विशाल टुकड़े की तुलना में चेन फेई जैसे चावल के छोटे दाने बिल्कुल भी उस अजीब ध्यान को आकर्षित नहीं कर सकते। 1 घंटे से अधिक समय तक बिना रुके चलने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए रुक गए। यहाँ कोई नहीं है, जल्दी करो और पैसे बांट लो। घने जंगल में ची डेफन ने कियान जिजियान को देखा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। जल्दी क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। कियान जिजियान ने ची डेफन को देखा और खुद को हंसने और गाली देने से रोक नहीं सका। कहा, तुम बूढ़े आदमी वास्तव में पिंगियन काउंटी छोड़ने को तैयार हो। मुझे लगा कि तुम यहीं मरने वाले हो। पिंगियन पर्वत पर कुछ अजीब चीजें हैं और कुछ लोग वहां रहने की हिम्मत नहीं करते। ची डेफेंग ने कियान जिजियान द्वारा सौंपे गए सैकड़ों टेल चांदी को स्वीकार किया, अपना सिर हिलाया और कहा, विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में मुझे हमेशा सोने और खाने में परेशानी होती रही है। संभवतः पिंगियन काउंटी में कुछ बड़ा होने वाला है। कियान जिजियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे अभी भी अपने पुराने दोस्त की बात पर यकीन था। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरी पार्टी मुझे पिंगियन काउंटी से टीम का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज रात हम जंगल में बिताने वाले हैं, चलो जल्दी करते हैं, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। कियान जिजियान ने आसमान की ओर देखा और आग्रह किया। बाकी लोग कुछ नहीं बोले और अनजाने में अपनी गति बढ़ा दी। सभी ने कियान जिजियान के आदेश का पालन किया। आगे प्रकाश है। रात के अंधेरे में यानकिंग ने अप्रत्याशित रूप से आगे की ओर इशारा किया। सभी ने ऊपर देखा और दूर दूर तक हल्की रोशनी टिमटिमाती हुई देखी। क्या आसपास कोई गांव है? टी डेफेंग ने कियान जिजियान की ओर देखा। याद मत करना। कियान जिजियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसे बाहर गए हुए कई साल हो गए थे। कियान जिजियान को बस कुछ सामान्य बातें ही याद थी। सब कुछ स्पष्ट रूप से याद रखना असंभव था। क्या आप रात को गांव में रुकना चाहते हैं?
बूढ़ी महिला फेंग यू ने धीमी आवाज में पूछा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जंगल की तुलना में गांव में रहना ज्यादा सुरक्षित है। अगर आपके पास कोई विकल्प है तो बेशक गांव में जाएं। अन्य लोगों ने कियान जिजियान की ओर देखा और उसे चुनने के लिए कहा। मैं नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत अराजक स्थिति है और यहाँ अचानक कई गांव आ गए हैं जो थोड़े अजीब हैं, चलो उनके आसपास चलते हैं। कियान जिजियान ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और अन्य लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। भीड़ ने एक चाप बनाया और आगे बढ़ना जारी रखा। उनकी गति अनजाने में तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अवचेतन रूप से वो दूर से ही उस गांव से बचना चाहता था। आगे प्रकाश है। रात के अंधेरे में यान किंग ने आगे की ओर इशारा किया। सबने ऊपर देखा तो दूर दूर तक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। क्या आसपास कोई गांव है? टी डेफेंग ने कियान जिजियान की ओर देखा। मुझे याद नहीं। कियान जिजियान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। क्या आप गांव में ही रहने वाले हैं? फेंग यू नामक एक बूढ़ी महिला ने धीमी आवाज में पूछा। चेन फेई चुपचाप सुन रहा था। तभी अचानक किंग सिन जुए ने स्वाभाविक रूप से काम करना शुरू कर दिया। चेन फेई का दिमाग अचानक साफ हो गया और फिर उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। क्या ये बातचीत और ये दृश्य अभी अभी नहीं हुआ? तुम्हें इसे फिर से क्यों कहना पड़ रहा है? इसके अलावा क्या अभी अभी उस गांव से परहेज नहीं किया गया था? हेलो दोस्तों, क्या ये सामूहिक स्मृतिलोप है? चेन फेई ने चारों ओर देखा। कुछ समय बाद सफेद धुंध का एक निशान चारों ओर छाने लगा, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई। इसके विपरीत दूरी पर स्थित गांव अधिक से अधिक स्पष्ट होता गया। अध्याय 50 हताश दौड़। अध्याय 50 हताश दौड़। अध्याय 50 मौत की ओर भागना। जैसे ही चेन फेई बोलने वाला था और अपने आसपास के लोगों को जगाने वाला था, उसने अचानक कियान जिजियान की छाती से एक लाल रोशनी निकलती देखी, जिसके बाद जलता हुआ काला धुआं निकला। कियान जिजियान दर्द से कांप उठा। नहीं, हम अभी अभी यहाँ आए हैं। कियान जिजियान की आंखों में चमक लौट आई और उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने आसपास के दृश्यों को देखा, विशेषकर दूरी पर स्थित पहाड़ी गांवों को। उन्हें कैसे जगाया जाए? चेन फेई ने पूछा। कियान जिजियान के पास वास्तव में कुछ है। अगर किंग सिन जुए नहीं होता तो चेन फेई शायद एक अजीब जादू के प्रभाव में होता और इस समय जागने में असमर्थ होता। तुम ठीक हो? कियान जिजियान ने आश्चर्य से चेन फेई की ओर देखा, लेकिन उसने पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने पैकेज से धूप की एक छड़ी निकाली और उसे जला दिया। पतले हरे धुएं ने आसपास के वातावरण को भर दिया और यान किंग और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ। जब उन्होंने दूरी में पहाड़ी गांव को देखा तो उनके भाव काफी बदल गए। उस पहाड़ी गांव में कुछ अजीब बात है, चलो जल्दी से चलें। जब कियान जिजियान ने देखा कि सभी लोग ठीक हो गए हैं तो उसे समझाने का समय नहीं मिला और वह अपना सिर ढककर आगे की ओर भागा। बाकी लोगों ने देर करने की हिम्मत नहीं की और कियान जिजियान का करीब से पीछा किया। चेन फेई ने पीछे पीछे जाकर किंग सिन जुए को चलाना जारी रखा। ठंड के एहसास ने चेन फेई को धीरे धीरे शांत कर दिया। अपने आसपास बढ़ते धुएं को देखते हुए चेन फेई ने दूर देखने की पूरी कोशिश की और एक ठंडा एहसास धीरे धीरे उसकी आंखों में भर गया। असरदार। चेन फेई खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे के भाव तुरंत ही बदल गए। हालांकि वो आगे देख सकता था, लेकिन दूर दूर तक जो दिख रहा था वो कोई दूसरी सड़क नहीं थी, बल्कि छोटा सा पहाड़ी गांव था। पहली बार अब सभी लोग छोटे पहाड़ी गांव के करीब पहुंच रहे थे और वे गांव के घरों को भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जमीन समतल है, घर व्यवस्थित है, उपजाऊ खेत है, शहतूत के पेड़ और बांस है और बहुत ज्यादा आवाजाही है, जिससे ये स्वर्ग जैसा लगता है। यहाँ तक कि थोड़ा सा भी झांकने पर आप उनमें से कई आकृतियों को देख सकते हैं जो इस समय इस तरफ मुंह करके खड़ी हैं, मानो उनके आने का इंतजार कर रही हो। चेन फेई खुद को रोक नहीं सका और कांप उठा और जोर से चिल्लाया, रुको, हम उस गांव के करीब हैं। ये सुनकर सभी चौंक गए। कियान जिजियान ने सोचा कि चेन फेई अभी जागने वाला पहला व्यक्ति था और वह अपने दिल में यह विश्वास करता था, इसलिए वो मदद नहीं कर सका और रुक गया। तुमने क्या देखा? कियान जिजियान ने उत्सुकता से पूछा। हमारे सामने घरों और खेतों में बहुत से लोग खड़े हैं। चेन फेई बदसूरत लग रहा था। इस समय हड्डी से जुड़ा गैंग्रीन इतना ठंडा था कि चेन फेई की भुजाएं जम गई थी और चेन फेई के दिल में ठंडक और भी ज्यादा थी। अगर वो इस स्तर को पार नहीं कर पाया तो वो शायद जिंगफेन शहर को फिर कभी न देख पाए। पहाड़ी गांव, वो पहाड़ी गांव फिर से प्रकट हुआ। थोड़ी देर तक भागने के बाद फेंग यू ने दूरी की ओर इशारा किया और अचानक चिल्लाया। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि यह वास्तव में वही गांव था जिसे उन्होंने अभी देखा था। चक्कर लगाते लगाते लगता है कि सभी वहीं वापस आ गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जहां तक कियान जिजियान के हाथ में लाल मोमबत्ती की बात है तो शुरुआत की तुलना में इसमें 30% से भी कम बचा था। कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान। कियान जिजियान ने लाल मोमबत्ती को देखा, फिर दूर स्थित गांव को देखा, दांत पीसते हुए और पैकेज से एक और मोमबत्ती निकाली। मूल लाल मोमबत्ती से बस अलग, यह एक शुद्ध सफेद मोमबत्ती है। यह अजीबोगरीब बात बहुत ज्यादा है। अब हम सिर्फ जीतने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो हम में से कोई भी आज यहाँ से नहीं जा पाएगा। कियान जिजियान ने गंभीरता से कहा। आपकी क्या अपेक्षा है जो हम करें? मैं इस सफेद मोमबत्ती को बाद में जलाकर सीधे बाहर फेंक दूंगा। इस सफेद मोमबत्ती का लाल मोमबत्ती से विपरीत प्रभाव होता है। ये चालाकियों को आकर्षित करेगी, इसलिए जब समय आएगा तो हमारी पीठ बहुत खतरनाक होगी। हर कोई कितनी तेज भाग सकता है? बस जितना तेज भाग सकते हो भागो। कियान जिजियान ने धीमी आवाज में कहा। यह अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि हर कोई यहाँ चक्कर लगाता रहेगा और जब लाल मोमबत्तियां खत्म हो जाएंगी तो हर कोई मर जाएगा। यान किंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे को असमंजस में देखा, लेकिन कियान जिजियान को नहीं रोका क्योंकि उनके पास कोई बेहतर तरीका नहीं था और वे इस समय केवल कियान जिजियान की व्यवस्था को ही सुन सकते थे। कियान जिजियान ने अपना सिर नीचे किया और सफेद मोमबत्ती जलाई। सफेद मोमबत्ती से एक अवर्णनीय गंध आ रही थी। कियान जिजियान ने पूरी ताकत से सफेद मोमबत्ती को पीछे की ओर फेंका। इस सफेद मोमबत्ती की लौ हिलती रहती है लेकिन कभी बुझती नहीं। अगले ही पल कियान जिजियान अपने हाथ में एक लाल मोमबत्ती लेकर पागलों की तरह आगे की ओर दौड़ रहा था।
अभी की तुलना में इस समय कियान जिजियान की गति आधे से भी अधिक बढ़ गई थी। कियान जिजियान की गति से बाकी सभी लोग हैरान थे। केवल चेन फेई ही कियान जिजियान का आसानी से पीछा कर रहा था, और चेन फेई के बाद ची डेफिंग था। यान किंग और यान डिंग ने दबी हुई दहाड़ लगाई और एक दूसरे के शरीर पर तलवारों से वार किया। हवा में खून भर गया और उनके शरीर अचानक गायब हो गए, ची डेफिंग के पीछे पीछे। बूढ़ी महिला फैंग यू ने एक गोली उसके मुंह में फेंकी, उसका चेहरा अचानक हरे रंग की ऊर्जा से चमक उठा और एक तेज कदम के साथ वो यान किंग और अन्य दो से आगे निकल गई और ची डेफिंग का पीछा किया। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी जंगल में गहरी हंसी तैर रही है और आसपास का कोहरा घना होता जा रहा है। सौभाग्य से कोहरे की लहर की दिशा पीछे से थी और सभी के सामने कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा था। सबके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई, जैसी कि उम्मीद थी। सफेद मोमबत्ती ने अपना असर दिखाया और हर समय नजर रखे जाने का एहसास पूरी तरह से गायब हो गया।